हादसे ने जिंदगी बदली लेकिन मौसीकी से रिश्ता ना टूटा। 3 माह कबल हादसे में बाजू गंवाने वाले मुआज जाहिद को खुदकार बाजू मिल गया। मौसीकार मुआज होंगे आज नया दिन के खुसूसी मेहमान। शादी की तैयारी मुश्किल नहीं, बहुत आसान। नई दुल्हन बारात और वलीमे का जोड़ा किराए पर लें और पुरानी दुल्हनें अपना जोड़ा किराए पर दें। महंगाई से बचने और कमाई का राज जानिए कुछ देर बाद। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलाम। एक और नया दिन है, एक नई उम्मीद है, एक नया जज्बा है, एक नई उमंग है और बहुत सारी नई खबरें भी हमारे पास और कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि अभी डेवलपमेंट उसमें मजीद होगी। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात कर लें, गुज़श्ता रोज मोहिद यूसुफ ने जो भारतीय जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया उसने तहलका मचाया। उस इंटरव्यू में बात सामने आ गई कि भारत चाहता है कि टेबल पर बैठे, भारत चाहता है पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे। पाकिस्तान कह चुका है कि जब तक भारत ये नहीं सोच लेता कि जो कश्मीर में वो करता आया है वो बंद करना है, उस तब तक पाकिस्तान उससे बात नहीं करेगा। और इसके साथ साथ कुछ खबरें ऐसी आई जिसने ये बता दिया, जिसने ये दिखा दिया कि जो कोशिश की भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, तो वो कोशिश हुई नाकाम। भारत खुद आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट होता चला जा रहा है। जो हमले हुए पाकिस्तान में, वो चाहे एपीएस का हमला हो, वो चाहे स्टॉक एक्सचेंज का हमला हो, चाहे पीसी गवादर का हमला हो, इन तमाम हमलों से मुताल्लिक भी हमने बता दिया है कि रॉ उसमें मुलव्वस है। बिल्कुल, लेकिन एक कामयाबी भी पाकिस्तान की है जो हम शेयर करेंगे, और वो ये कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसीज का एतराफ़ किया गया है। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक ये पॉलिसीज थी। पाकिस्तान को एक और अहम सफारती कामयाबी हासिल हो गई है और साथ ही साथ जो है वो ये चीज़ पाकिस्तान के लिए काबिल तहसीन है कि यूएन इंसानी हुकूक काउंसिल ने पाकिस्तान को इसका रुकन मुंतखब कर लिया सिर्फ 3 साल के लिए। और पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं। 169 वोट्स मिले हैं 191 में से। इसी अहम कामयाबी पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। हमें ज्वाइन किए है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह साहब गुड मॉर्निंग। शाह साहब, बहुत बड़ी कामयाबी है ये। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप की आवाज़ पे मैं देख रहा हूँ कि खुशी है, इसी तरह हर पाकिस्तानी आज खुश है। पाकिस्तान को एक और सफारती महाज पर एक नुमाया कामयाबी हासिल हुई है। हम री इलेक्ट हुए हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल में और नुमाया तौर पर हमें एक, जिसे कहते हैं ना, ओवरवेलमिंग थम्पिंग मेजॉरिटी से हमें कामयाबी हासिल हुई है। 191 वोट कास्ट होते हैं और 169 वोट पाकिस्तान को मिलते हैं। और इसमें जो खुशाइन बात है कि जो हमें वोट मिले हैं उसमें हर रीजन की नुमाइंदगी है। कोई एक मखसूस इलाका नहीं है जिसने हमारी हिमायत की हो। अक्रॉस द बोर्ड हर रीजन से हमें हिमायत मिली है। जो इम्पोर्टेंट, इन्फ्लुएंशियल, लार्ज बड़े बड़े ममालिक हैं, बाअसर ममालिक हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे वो लैटिन अमेरिका के हों, चाहे वो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हों, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो है एतमाद का वोट जो हमें मिला है, एक तो रिफ्लेक्ट करता है हमारी उस कारकर्दगी को जो हमारी इस इदारे में पिछले 3 साल रही, और हमें 3 साल की मजीद जो है एक टर्म मुयस्सर आई है। और ये और एक रिकग्निशन भी है कि पाकिस्तान का जो एक रोल रहा है उसको दुनिया कदर की निगाह से देखती है। पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स में आज बेपनाह इजाफा दिखाई दे रहा है और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमारा जो न्यूयॉर्क का मिशन है, हमारी जो जिनीवा की टीम है, हमारा जो यूएन डिवीजन है, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। वजीर आजम इमरान खान साहब ने खतूत लिखे वर्ल्ड लीडर्स को। मैंने फॉरेन मिनिस्टर से खुद इंगेजमेंट की उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए। और इस इदारे में आज पाकिस्तान का होना, जबकि दुनिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बिलखसूस मकबूजा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, तो ये एक नुमाया हमारी कामयाबी है।
ठीक। शाह साहब, बेहद शुक्रिया, आप वक्त दिया आपने और पाकिस्तान का बयानिया जितने मजबूत तरीके से वज़ीर आज़म ने भी, हमने देखा कि मुतअद्दिद बार अपनी तकरीर में इस बात का इजहार किया था। बेहद शुक्रिया आपका। और जैसा कि हम जीत की बात कर रहे हैं, तो मोहिद यूसुफ साहब ने जो बात की वो भी यकीनन एक जीत ही है कि एतराफ़ किया है और इस बात का इजहार किया है कि किस तरह से भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि भारत को पैसे देने पड़े, अपना सरमाया लगाना पड़ा, लेकिन हमेशा नाकामी का सामना रहा। तो नाकामी हुई भारत को आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसका जिन बोतल से बाहर आ रहा है। चीज़ें महंगी हो रही हैं, जी महंगाई की बात ही हो रही है। चीज़ें महंगी होने से बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन महंगाई की एक वजह सरकारी निर्खों में चीज़ों की फ़रोख्त ना होना भी है। हम सारा कसूर जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट निर्ख मुकर्रर कर देती है, लेकिन बैलेंस कहाँ पर आता है, ये सवाल है। आज हमने यही जानने की कोशिश की कि क्या सरकारी रेट्स पर अशिया आवाम को मिल पा रही हैं या नहीं, कोई मैनेजमेंट है, कोई कमेटी है जो कि इन चीज़ों को देख रही है। और ये जानने के लिए शुएब जो हैं मार्केट में गए और उन्होंने वहाँ क्या देखा, आपको दिखा देते हैं। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना, दीगर सब्जियां, इनकी कीमतें हैं क्या, किस कीमत पर मार्केट में मिल रही हैं। दुकानदार खुद महंगाई से कितना मुतासर हुए हैं। अगर मंडी में चीज़ महंगी मिलती है तो वो खुद यहाँ पर किस कदर मुतासर है। जो कस्टमर यहाँ पर आते हैं, जिनकी कुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है, क्या वो शिकवा करते हैं, क्या वो बार्गेनिंग करते हैं, क्या वो कीमतें कम कराते हैं, या अगर पहले 1 किलो की सब्ज़ी ले जाते थे तो क्या अब आधा किलो ले जाते हैं। इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए मैं एक दुकान में मौजूद हूँ। नाजिम भाई दुकानदार हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़िम भाई मुझे प्लीज़ बताएं, हम बिल्कुल आगाज़ में बात कर लेते हैं आलू की। आलू लिखा होता है दर्जे अव्वल, दर्जे दोम, ये जो आलू है ये कौन सा आलू है? ये दर्जे अव्वल वाला। अच्छा, ये आलू किस तरह आपको मंडी से मिला? ये हमारे को 48 का जो है ना वो वहाँ से मिलता है। 48 रुपीज़ का आपको मिला है मंडी से। आप कितने का बेच रहे हैं? ये 60 रुपीज़ का। ठीक है, अब आ जाते हैं इस लाल आलू की बात कर लेते हैं। लाल आलू किस तरह मंडी में मिल रहा है? ये 72 रुपये का। और आप किस तरह बेच रहे हैं? 80 रुपये का। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं, लहसुन 2 तरह का है, ये है चाइनीज़ लहसुन, ये है सस्ता लहसुन। ये सस्ता लहसुन कितने का है इसकी बात करते हैं पहले, और फिर करेंगे देसी लहसुन की बात जो है महंगा। सस्ता लहसुन, चाइनीज़ लहसुन किस तरह? ये 320 रुपये किलो है। मार्केट से मंडी से किस तरह मिला? ये 250-260 का, मतलब कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन तकरीबन 250-260 ये आ जाता है। देसी लहसुन महंगा है, किस तरह मंडी से मिला? ये 350 का मंडी से आ रहा है। आप किस तरह बेच रहे हैं? ये 400 का। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं, अदरक में भी कोई चाइनीज़ है? नहीं, ये एक ही तरह की है। जी जी। ये किस तरह मिली मंडी से? ये 550 रुपये किलो। ठीक है, और आप किस तरह बेच रहे हैं? या 140 रुपये पाव। 140 रुपये की पाव, 580 रुपये किलो बेच रहे जी हैं। जी जी। ठीक हो गया। ये धनी गड्डी ऐसे बनी बनाई मिलती है या खुद बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, या इस तरह यार। ये तो नहीं 2 गड्डियों को एक कर दिया। नहीं नहीं, इस तरह यार। किस तरह गड्डी मिली? जी जी, 18 रुपये का। ठीक हो गया। पुदीना? ये 22 रुपये की गड्डी मंडी से आता है। 22 की मंडी से। और आप किस तरह बेचते हैं? 20 रुपये का। ठीक हो गया। मटर की कीमत क्या है? मटर 280 रुपये किलो। अच्छा अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। कमिश्नर लिस्ट आती है, रोज़ाना आती है, आप लोगों के पास भी आती है? जी 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 बिल्कुल। है आपके पास? नहीं सर, क्यों? वो वहाँ से मिलते ही नहीं है उसी दाम पे। उस दाम पे वहाँ से नहीं मिलता? मंडी से नहीं मिलता है उस दाम पे। यानी जो कमिश्नर लिस्ट पे दाम लिखा होता है उस पे आपको मंडी से नहीं मिलता? नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने क्योंकि आपसे सवाल किया, आपके सामने मैंने पहले रेट लिखा भी था, क्योंकि ज़रा मैंने पहले इनसे रेट पूछे थे। और अगर वो कहते हैं कि मंडी में उस दाम पे नहीं मिलता तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि फिर इंतज़ामिया क्या करेंगे। अगर उनको चीज़ महंगी मिलेगी तो वो महंगी बेचेंगे। जैसे अगर आलू उन्हें ये दर्जा अव्वल का 50 रुपये का यहाँ बेच रहे हैं, मिल ही महंगा रहा है, तो जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक 48 रुपये का आलू मिलना चाहिए दुकान पर। इसी तरह प्याज 80 रुपये का बेच रहे हैं, लिस्ट के मुताबिक मिलना चाहिए 71 रुपये। क्यों नहीं बेच पा रहे? वो बता रहे हैं कि उन्हें सस्ता मिलता नहीं है। टमाटर मिलना चाहिए 153 रुपये का, मिल रहा है 160 रुपये का। लहसुन, चाइनीज़ लहसुन मिलना चाहिए 320 रुपये का किलो, 130 रुपये का सिर्फ और सिर्फ 1 पाव मिलता है। और लहसुन जो कि दूसरा था यानी देसी लहसुन, वो मिलना तो चाहिए 400 रुपये किलो, लेकिन वो 1 पाव 273 रुपये का। नहीं नहीं, वो 100 का पाव, मतलब 400 का किलो। अच्छा, 400 का आप दे रहे हैं, मिल ठीक है 400 का ये दे रहे हैं, सॉरी 273 का मिलना चाहिए था। पुदीना दे रहे हैं 20 रुपये का, मिलना चाहिए था 14 रुपये का एज़ पर द कमिश्नर्स लिस्ट। धनिया दे रहे हैं 20 रुपये का, मिलना चाहिए था 12 रुपये का।
इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें, मटर की मिलना चाहिए था 203 रुपये का, मिल रहा है 280 रुपये का। मैं इनको कह नहीं सकता कि इनका कसूर है, क्योंकि वो खुद मुझे कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि जब ये मंडी जाते हैं इन्हें वहाँ पर चीज़ महंगी मिलती है। मुझे अब बताएं कि आपने कभी ये आवाज़ उठाई, आप लोगों ने मिलकर, आपकी एसोसिएशन है या आपने खुद मंडी में, के जो रेट है उस पर क्यों नहीं मिलता आपको? वहाँ पे ये है ना कि मंडी में जावे, आप रेट पूछे, सही है, आपने जो चीज़ लेनी है तो ले लें, नहीं लेनी है आपको बोलेगा जाओ। जो मंडी के अंदर जो पैसे वाले लोग हैं, जो पैसा बना के बैठे हुए हैं, और वो उनके मुकाबले में हम जो है इस वक्त कीड़े भी नहीं हैं। वो अपनी मनमानी कीमतें, कमिश्नर जो भी है, जो सिंध हुकूमत है या जो भी ऊपर लोग बैठे हुए हैं, बड़े लोग, उनको पैसे देकर अपनी कीमतें अदा करते हैं, और उसमें गरीब आवाम का खामखा नुकसान हो जाता है। मुझे ये बताएं कि आप ज़रा इतने सालों से ये इससे वाबस्ता हैं, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कमिश्नर की लिस्ट के मुताबिक आपको उसी कीमत के मुताबिक मंडी से सामान मिला हो, माल मिला हो? बिल्कुल कभी नहीं, कभी नहीं। 24 साल का मेरा कैरियर है ये। कभी भी मंडी के अंदर, तो आपने तो ये बात की कि मिला हो, वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है किसी को वहाँ पर बोलने की। बहुत मजबूरी और बेकसी की हालत है। हमारे घर में जो आप अगर हमारे घरों में जाए ना तो फाका कशी है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि इस दौर में जो 24 साल का कैरियर हुआ, सबसे ज़्यादा परेशानी इस दौर में हमें हुई। साहब हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने आए थे, उनसे जानते हैं ख़रीदारी करने के बाद वो क्या समझते हैं, कितनी महंगाई यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। यार मैं ड्राइवर हूँ। आप ड्राइवर? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा। पता नहीं मेरे को 30 साल यहाँ गुजर गए इन मार्केट वालों के पास। ये गरीब चिल्लाते रहे, कुछ भी नहीं है इधर। ये धंधा अपने बंद करने के लिए परेशान है। वहाँ से माल महंगा, ऊपर से जो इधर आगे वो लोग आके छापा मारते हैं, तुम लोग ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, फिर इनके ऊपर जुर्माना। ये कहाँ जाएंगे यार? ठीक, जाहिर है गरीब क्या करेगा, गरीब तबाह है, गरीब बर्बाद हो चुका है। हर तबका यूँ तो पिस चुका है। जो अपर क्लास थी वो भी किसी न किसी तरीके से मुतासर हुई, जो मिडिल क्लास थी, लो मिडिल क्लास थी, वो भी मुतासर हुई, गरीब ज़्यादा मुतासर हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है आमदन बढ़ी नहीं, रोज़गार के मौके हैं नहीं, और ऐसे में महंगाई जब ज़्यादा हो जाती है तो गरीब मज़ीद परेशान हो जाता है। बात हम कर रहे हैं महंगाई की, वो चाहे सब्जियों की हो, वो चाहे फलों की हो, वो चाहे शाय खुरनोश की हो, लेकिन इन हालात में भी स्मार्ट सोच क्या है। फॉर इंस्टेंस अगर शादी सीजन की बात कर लें और फिर शादी की शॉपिंग की बात कर लें, और स्पेशली दुल्हन के जोड़े की बात कर लें, महंगे महंगे लहंगों की बात करें, शरारों गरारों की बात कर लें, क्योंकि आजकल लेने जाओ किसी डिज़ाइनर के पास तो 1.5-2 लाख से कम का जोड़ा मिलता ही नहीं है। लेकिन ऐसा टोटका महक आज आप हमारे लिए लेकर आई हैं कि वो खबर देखने के लिए मैं भी बड़ा बेताब हूँ। वो अलग बात है, मेरे इसमें फ़ायदा कोई नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है, बट जिनकी शादी होने वाली है वो ज़रूर इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाएँ शादी का जोड़ा लेने, जैसा मैंने पहले का महंगा मिला, तो एक जगह ऐसी है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा डिजाइनर जोड़ा बहुत कम दाम में मिलेगा, और जिनकी हो गई है शादी वो इस ऑफर से फायदा उठा सकते हैं। कैसे, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि महक कहां गई और क्या मालूमात इकट्ठी करके लाई। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ तारिक रोड के कैसे मॉल में, जहाँ पर मौजूद है एक ऐसी दुकान जहाँ पर तैयार करदा उरूसी मलबूसात इंतहाई सस्ते दामों में मिल रहे हैं। अगर मैं इसकी कीमत बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। 4000, 5000, 3000, शायद इससे कम भी हैं, ये अंदर जाके ही हमें पता चलेगा। लेकिन इतनी कम कीमत क्यों है, और जो दुकानदारी कर रहे हैं इस दुकान को बनाने का उनका मकसद क्या है, और आप इन लोगों से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अंदर सूरत हाल क्या है, क्या हमें जगह भी मिलेगी या नहीं, ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा। तो चले मैं आपको अंदर ले जाती हूँ, अंदर की सूरत हाल आपको दिखाती हूँ। जी, तो दुकान के अंदर मैं मौजूद हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बड़े सस्ते दामों में आपको यहाँ से रूसी तैयार मलबूसात मिलेंगे। क्लोजेट इस दुकान का नाम है, और इस दुकान को जो मैनेज कर रहे हैं हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, आप कैसे? अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पे बड़े सस्ते दामों में कपड़े मिल रहे हैं, क्या वजह है और कैसे मिल रहे हैं, कैसे खरीद सकते हैं लोग? अच्छा, तो फर्स्टली हम लोग बेचते नहीं है कपड़े, तो लोग खरीद नहीं सकते, बट रेंट पर ले सकते हैं हमसे कपड़े, ठीक है। उससे क्या होता है कि
हर बंदा अलग अलग ड्रेस बना रहा है, उससे बेहतर है कि एक ड्रेस है जो कि 5 लोग यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑन दिस अर्थ एंड ऑल्सो आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। आप उन पैसों से कोई और काम कर सकते हैं। लाइक एवरीबडी दीज डेज जो है एटलीस्ट 45-50,000 का ड्रेस एटलीस्ट ले रहा है वो, बिल्कुल। तो उससे अच्छा है कि आप वही ड्रेस जो आप 45-50 का ले रहे हैं वो आप 3-4 हज़ार में ले लें। अच्छा, मैक्सिमम प्राइस या मैं कह दूँ रेंट कितना है और मिनिमम कितना है? अच्छा देखिए, हमारे पास सिर्फ ब्राइडल ड्रेसेस नहीं होता है, हमारे पास फॉर्मल्स, पार्टी वेयर्स, हर तरीके के ड्रेसेस होते हैं। तो अगर आप ब्राइडल्स की बात करें तो हमारे पास इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें मिनिमम जो होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ से अगर आप कोई ड्रेस लेने जाएँ और उनका रेंट, तो उनका रेंट तकरीबन 3 से 8 हज़ार के दरमियान आपको रेंट पर मिल जाएंगे, लोकल मार्केट्स वाले ड्रेसेस। फिर आते हैं जो कि आपके ऐसे होते हैं जो कि आपने किसी अच्छी मार्केट से बाकायदा कारीगर से बनवाए हुए होते हैं, कुर्तबा और गल्फ वगैरह। हाँ, तो वो ड्रेसेस आपको तकरीबन 1-1.5 लाख से 2-2.5 लाख तक के पड़ते हैं, डिपेंडिंग कि काम कितना है, कैसा है, और अगर कपड़ा आप क्या है। डिजाइनर पे जाए तो उससे ज्यादा में डिजाइनर तो 5 लाख से अबव है, उससे कम पे आपको डिजाइनर जोड़ा नहीं मिलेगा। एंड नीचे इवन ये जो तारिक रोड की पूरी पट्टी है, ये लोग 2.5 लाख से स्टार्ट करते हैं ड्रेसेस। अच्छा, जैसे ये चोली घाघरा है और मुझे ये चाहिए, तो ये इसकी क्या कीमत है जिसपे मैं रेंट पे ले सकती हूँ? इसकी सिक्योरिटी क्या होगी? कितने दिन पहले मैं लेके जाऊंगी? अच्छा, सो बेसिकली ये जो ड्रेस है, अगर आप ये देख सकें तो ये वेलवेट का इसका शर्ट है, साथ में बनारसी लहंगा, ये दिखा भी देते हैं हम कैमरे में। और ये जो दुपट्टा है इसका, वो भी पूरा प्रॉपर बेल लगी हुई है, करन लगी हुई है। ठीक है। और अभी तो ऐसा है कि ये दुपट्टे ही आपको जो है वो 1200-1500 के सिर्फ दुपट्टे मिल रहे होते हैं। तो ये पूरा जो सूट है आपको मिल जाएगा रेंट पर 3400 में, और साथ में इसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो 1000 रुपये होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होता है। ठीक है। और अगर इस पे कुछ गिर जाता है मुझसे, जैसे जूस गिर गया, तो वो फिर क्या सजा? अच्छा देखिए, अब उसमें ये है कि अगर तो ये इरिवर्सिबल है, यानी कि कोई आपने लाल कलर का जूस गिरा दिया, कोई ऐसी चीज़ कर दी कि ये ड्रेस डैमेज हो गया, वो फिक्स नहीं हो सकता, या बहुत मेजर उस पर कोई स्टेन आ गया, तो हम आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होल्ड कर लेते हैं। वो आप नहीं देंगे? नहीं। लेकिन तो वो 1000 पे, जैसे आप इसका कह रही हैं कि आपसे, तो वो 1000 में आपका नुकसान कवर हो जाएगा? देखिए, कवर तो नहीं होता। हम फिर ज़ाहिर है लोगों से बात करते हैं, माशाल्लाह से लोग कोऑपरेटिव होते हैं, वो समझते हैं कि हाँ उनसे डैमेज हुआ है, तो वो आगे और पे भी कर देते हैं। ठीक है। तो यानी ये हो गई इन ड्रेसेस की बात जो कि आप रेंट पे ले सकते हैं और ये आपको रेंट पे दे सकते हैं। अभी एक ऊपर का हिस्सा बाकी है इस दुकान का, जहाँ पर है ब्राइडल ड्रेसेस, वहाँ पर भी मैं आपको लेके जाऊँगी। वहाँ की क्या सूरत हाल है लाइबा से हम वो जानेंगे, और ब्राइडल ड्रेसेस की क्या पॉलिसीज़ हैं, इनके क्या SOPs हैं, वो भी आपको बताएंगे। जी, तो क्लोजेट शॉप का जो सेक्शन है, ब्राइडल सेक्शन, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और ये दुपट्टा देख के आपको अंदाज़ा होगा कि किसी मैंने ब्राइडल ड्रेस का ये दुपट्टा लिया हुआ है। वो ब्राइडल ड्रेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। लाइबा मेरे साथ मौजूद है। लाइबा, ज़रा हम ड्रेस अगर कैमरे पे दिखा दें। ये है वो जोड़ा जी जिसका मैंने इस वक्त दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। इस जोड़े के प्राइस क्या हैं और ब्राइडल ड्रेसेस की क्या प्राइस की रेंज थोड़ी सी आवाम की पहुँच में रहती है या नहीं, ये हम लाइबा से पूछते हैं। लाइबा, जैसे जिस जोड़े का मैंने दुपट्टा लिया हुआ है, इसकी क्या है, इसका रेंज क्या है? ओके, सो बेसिकली काशी का ड्रेस है, एंड अगर आप वहाँ से लेने जाएं तो दिस वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड अ फ्यू लैक्स। एंड अगर आप हमारे पास इसको रेंट पर लेते हैं तो फिलहाल इसका रेंट 35,000 है। और सिक्योरिटी इसकी जो है 10,000 है। ओके। अच्छा, अब जैसे कि आपने ये काशी से परचेज किया है? नहीं, हमने नहीं लिया। ये दूसरे लोगों के ही ड्रेसेस हैं जिन्होंने किसी भी ब्रांड से परचेज किया हो ड्रेस या खुद बनवाया हो। एंड मतलब और लोग लेना चाहते हैं इस तरीके का ड्रेस, तो वो हम अपने पास ऑन बोर्ड करते हैं। ठीक है। चले, मैं इसका क्या प्रोसेस है, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो जिन्होंने रेंट पे लेना है या जिन्होंने रेंट पे ड्रेस देना है? हम और भी ड्रेसेस अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ड्रेसेस हैं, ये है। मैं तो नहीं उतार सकती, बहुत भारी ड्रेसेस हैं। आप ज़रा आगे जाके मुझे वो सिल्वर वाला ड्रेस अगर मुझे दिखा पाएँ जी। तो ये देखें, ये जो जोड़ा है, ये बैक साइड है, ज़बरदस्त है। ये इसकी बैक है, इसका फ्रंट हम दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। भाई, इंतहाई कम पैसों में आप अपनी शादी का जोड़ा जो है वो रेंट पे ले सकते हैं और फिर आप वापस कर सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रखना है कि ये बिल्कुल गंदा ना हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये वॉश करवाएंगे फिर आगे भी इनको देना होगा। इसका दुपट्टा बड़ा ज़बरदस्त है, दुपट्टा भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, दुपट्टा ज़बरदस्त है, शर्ट इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, और इसका रेंट और ये किस ब्रांड का जोड़ा है और इसकी क्या सिक्योरिटी है, ये हम लाइबा
से पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं ये भी हाथ पे ले लेती हूँ। लाइबा मुझे बताएं इसका रेंट क्या है और ये किस ब्रांड का है? एक मिनट मैं इसका रेंट चेक कर लेती हूँ। एक मिनट चले, इतनी देर में चेक होके नीचे से आएगा इसका रेंज क्या है, क्योंकि इसका हम लोगों ने कोड के थ्रू पता चलता है। अच्छा ये किस ब्रांड का है? ये किसी ब्रांड का नहीं है, किसी ने सेल्फ बनवाया हुआ है, ऑर्डर पे बनवाया। हाँ ऑर्डर पे बनवाया हुआ है। बट अगेन आप देख सकती हैं पूरा पर्ल वर्क हुआ हुआ, ऊपर स्वरोस्की स्टोन्स का काम हुआ हुआ है। तो दे हैव यू नो पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट ताकि एक डिजाइनर लुकिंग जोड़ा बना सके। अच्छा आप मुझे ये बताएं, जैसे कि मैंने एक जोड़ा आपको देना है रेंट पे, ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से आपसे कांटेक्ट करूँगी? ओके सो बेसिकली पहले तो मैं बस ये क्लियर कर दूं ऑडियंस को कि हम ड्रेसेस कोई भी खरीदते नहीं है, ठीक है। अब अगर आपके पास ड्रेसेस हैं जो आपने लिए हैं लेकिन आपने एक दफ़ा भी नहीं पहने, हम तब भी नहीं खरीद पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, हम सिर्फ रेंट पर लेते हैं। ठीक है। तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आपको हमें ना ड्रेसेस की पिक्चर्स भेजनी होती है। ठीक है, आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप पे आप पहले पिक्चर्स भेजेंगे। व्हाट्सएप हमारा नंबर है 03302673 नोट कर लें, आपके आने वाले दिनों में बहुत काम आएगा, ठीक है। ऑनलाइन भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, वो बता दें। एंड ऑनलाइन आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, फेसबुक क्लोजेट ऑफिशियल के नाम से है, एंड इंस्टाग्राम भी क्लोजेट ऑफिशियल के नाम से है। अच्छा अब यहाँ पे मैंने आपसे कांटेक्ट कर लिया और मैंने आपको बताया, मैंने अपने जोड़े की आपको तस्वीर भेज दी और मैंने कहा जी मैंने 3 लाख का जोड़ा बनवाया था, तो वो रेंट आप डिसाइड करेंगे? बिल्कुल। अच्छा देखिए 3 लाख का जोड़ा बनाया तो उसमें भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे आपने 2 साल पहले बनाया है, 6 साल पहले बनाया है या अभी रिसेंटली बनाया, ठीक है। जो चीज़ जितनी डिमांड में होगी ना उतना हाई रेंट पे वो ली जाएगी। जैसे कि मैंने वो 6 महीने पहले बनवाया था, ठीक है, मैंने अपनी शादी में बनवाया, ठीक है, 3 लाख का जोड़ा, और लेकिन अब वो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इस जोड़े को रेंट पे आगे देना शुरू कर दूँ, ठीक है, तो उसका क्या होगा? आपको पिक्चर्स भेजनी है, हमारी टीम बताएगी आपको क्या रेंट मिलेगा। आप अग्री करते हैं तो वो ड्रेस आप खुद हमारे आउटलेट पे भी ड्रॉप करवा सकते हैं, हम आपसे पिक भी करवा सकते हैं, जो राइडर भी भेजेंगे, जो फीजेबल लगे आपको, ठीक है। और हम पूरा पेपर वर्क करते हैं कि ये ड्रेस हमारे पास 6 महीने तक रहेगा, आपको आपका इसके एवज आपको ये रेंट मिलेगा जब ये रेंट पर जाएगा, अलॉन्ग विद आवर पॉलिसीज एंड एवरीथिंग इन अ पेपर, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड हो कि आपने हमें ड्रेस दिया है और हमारे पास रिकॉर्ड हो कि हमारे पास आपका ये ड्रेस है। ठीक है, तो यानी ड्रेस अगर आपने इनको देना है तो कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं वो भी आपको पता चल गया, लेकिन ड्रेस जब लेना है तो वो आपने कैसे कांटेक्ट करना है वो भी हमने आपको नीचे बताई थी डिटेल। अच्छा ब्राइडल ड्रेसेस के लिए कुछ अलग SOPs होते हैं क्योंकि बहुत हैवी हैं, लाखों में इनकी कीमत होती है, तो कुछ अलग से आपने रूल्स बनाए हुए हैं? बिल्कुल, ब्राइडल्स के लिए एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ज़ाहिर है ज़्यादा होता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम चाहते हैं कि क्लाइंट खुद आए ड्रेस लेने के लिए, हम डिलीवर नहीं करते। ठीक है, मतलब खुद आए, खुद आके फिटिंग चेक करें और फिर उसके बाद हाँ ये भी देखें कि भाई बिल्कुल प्रॉपरली चीज़ है, कोई नग यहाँ से वहाँ तो नहीं हुआ हुआ। उन्होंने जो चीज़ ऑर्डर की है वो सब बिल्कुल परफेक्ट है, और फिर वो अपने साथ यहाँ से आराम से गाड़ी में कैरी करके ले जाएं। ठीक है, ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ताकि मेरे कैमरे की आंख अपने नाज़रीन को दिखा दी जाए कि कितने ड्रेसेस हैं यहाँ पे। चलो लाइबा, ये आइडिया आपके दिमाग में आया कहाँ से? बेसिकली हमने ये सोचा कि भाई पाकिस्तान में लोग पैसे बहुत खर्च कर रहे होते हैं सिर्फ कपड़ों पे, ठीक है, एंड ये जो पैसे हैं ये वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं किसी भी तरीके से, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें या कुछ कर लें, या किसी अच्छी ट्रिप पे चले जाएं, कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, मतलब एजुकेशन पे स्पेंड कर लें, एग्जैक्टली एजुकेशन हेल्थ इन चीज़ों पे कर लें स्पेंड। तो ये वाले जो पैसे ये बचने चाहिए, अब ये कैसे बचाएं? तो फूड एंड हॉल ऐसा एक्सपेंसिव जो आप कम एक हद तक नहीं कर सकते, वो करना ही खाने पे तो आपने खर्च करना है। तो कपड़े एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके बाद में काम भी नहीं आते। आपने एक दफ़ा हेवी जोड़ा बनाया, आप क्या कर लेंगे उसका ज़्यादा से ज़्यादा? लहंगा बना लिया बारात का 6 लाख का, तो आप वो लहंगा कहाँ दोबारा पहनेंगे? किचन में तो खड़े होना नहीं। एंड हमारी लोकल मार्केट्स में आपको चीपर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लाइक 45,000 में भी आपको रेंट आपको बाइंग में मिल जाएगा, बट देन अगेन देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ क्वालिटी, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ स्टाइल एंड ऑल, एंड उसके बाद भी आपने 45,000 भी खर्च तो किए हैं ना, अब उसका क्या करेंगे आप? वो तो अलमारी में रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो यानी आपकी बचत का क्या जरिया है महंगाई के दौर में, वो लाइबा ने बताया। अच्छा यहाँ पे कुछ ज्वेलरी भी लाइबा मैंने देखी है, मुझे ज़रा ज्वेलरी की भी थोड़ी सी डिटेल बताएं आप, ज़रा मुझे ज्वेलरी दिखाएं कि इस ज्वेलरी का रेंट का क्या सीन है, और जो ब्राइडल ज्वेलरी है उसमें, क्योंकि मार्केट में तो बहुत महंगी है, मेरे कैमरा दिखा सकते हैं आपको कि देखें ये आजकल बहुत इन है ब्राइडल्स में इस तरह की ज्वेलरी। तो लाइबा आप लोग ज्वेलरी भी देते हैं रेंट पे? बिल्कुल देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास लिमिटेड सेट्स अवेलेबल हैं। जैसे ये है, और इसके क्या रेंट है इसका? इसका रेंट 2000 है, ठीक है। इसमें जो है आपका टीका आ रहा है, 2 कान के इयररिंग्स आ रहे हैं, और साथ में जो मेन आपका लाइक चोकर है वो आ रहा है, साथ में रिंग्स वगैरह भी होती हैं। आप वो डिपेंड करता है जिस सेट के साथ होती हैं हम देते हैं, जिसके साथ नहीं होती है अब नहीं देते। वैसे हमारे पास अच्छी वैरायटी है, बट करंटली क्योंकि मेन वेडिंग सीजन चल रहा है तो उसकी वजह से लाइक यहाँ पर अभी फोकस इतना ज्वेलरी पे नहीं है, ड्रेसेस पे है। ठीक है। अच्छा लाइबा, लास्ट में मैं एक चीज़ और आपसे पूछूंगी, अब जैसे ये तो कराची के लोगों
के लिए हो गया ना। नया दिन के प्लेटफॉर्म से जो लोग जहाँ बैठ के आपको देख रहे हैं, कराची के बाहर से, हैदराबाद से या लाहौर से, सक्खर से, लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? या सिर्फ कराची वालों के लिए ऑफर होता है? ये ऑफर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद वालों के लिए है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हमारी वहाँ पर हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बिल्ड किया हुआ है कि हम ड्रेसेस ड्रॉप करवा सकें और पिक करवा सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर रेंट पे जोड़ा लेने के लिए आई हैं, कुछ पसंद आया? अभी तो देख रहे हैं, फिलहाल तो रेड कलर का शरारा ब्राइड्स के लिए देख रहे हैं, तो अभी सिलेक्ट नहीं किया है। आपको किसके लिए चाहिए? अपने बहन के लिए? नहीं, भाभी के लिए? भाभी के लिए चाहिए। भाभी को साथ नहीं है? भाभी को साथ नहीं लाया। तस्वीरें भेजेंगी भाभी को? तस्वीरें भेजेंगे। अच्छा ठीक, उनसे पसंद करवा रहे हैं। उनसे पसंद करो तो कुछ पसंद आ गया आपको? एक दो पसंद किया है अभी। ठीक है। अच्छा, आप इस दुकान में मौजूद है, यकीनन आपको कुछ अच्छा लगा होगा इनका ये स्टेप? बहुत अच्छा। क्यों, किस लिहाज से? यार इतने हैवी ड्रेसेस तो फिर वही ना कि दोबारा तो पहनने में आते नहीं है। हाँ, एक ही बार, और इतना एक्सपेंसिव बनाने का फ़ायदा नहीं है, पैसों का ये है। ठीक, तो ये कि पैसों की बचत के लिए पैसों की, और उसी पैसों से हम कुछ और काम कर लें। सही, बस ये ठीक है। तो आप लोगों ने अभी पसंद करके जाएंगे, और शादी आप लोगों की है दिसंबर में, और अभी ये पसंद करके जा रहे हैं अक्टूबर में। दिसंबर में इनके घर फंक्शन है, और फंक्शन के कितने दिन बाद आप रिटर्न करेंगे? सेकंड है, ये रिटर्न कर देंगे। आप भी इसी मकसद से आई हैं? ठीक है, ठीक। तो यानी कि इनका फंक्शन है दिसंबर में, लेकिन ये आए हैं अक्टूबर में। तो जनाब, अगर आप भी चाहते हैं कि आप थोड़ा से कम बजट में अपनी एक अच्छी चीज़ मैनेज कर सकें, सस्ता खस्ता काम कर सकें, तो यहाँ आएँ, और ब्राइडल जो जोड़े हैं वो आपको इंतहाई कम कीमत में रेंट पर मिल जाएंगे। और आई थिंक ये ट्रेंड पाकिस्तान में अब ज़्यादा होना शुरू हो गया, और वो इसलिए क्योंकि लोग ज़्यादा हैवी जोड़े तो पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा बजट अफोर्ड नहीं कर पाते। क्या बात है, ज़बरदस्त। और इतना अच्छा आइडिया उनका एग्जीक्यूट उन्होंने किया, और महक आपने इतनी डिटेल से काम किया कि मेरे जहन में कोई सवाल रह ही नहीं गया, आपने सारे सवाल ना पूछ लिए जाके। देखिए, मुझे लगता है कि महंगाई के दौर में अब आवाम इसी तरह की ऑप्शंस की जानिब जा रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई अच्छी ऑप्शन हो, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से हम अपना जो बजट है वो मैनेज कर लें। बिल्कुल, ज़ाहिर है हर किसी की कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से पैसे बचाए, क्योंकि आमदन के ज़राए बढ़ नहीं रहे और महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है, वक्त भी गुजरता चला जा रहा है। कुछ मौजूद बाकी हैं ब्रेक के उस पार, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम बात करेंगे पेशावर की, जहां पर BRT ट्रैक के ऊपर बनाए गए पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस ताहाल अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। वो मुकम्मल इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि मुकम्मल तौर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, इंतज़ामिया ध्यान नहीं दे रही, तो ये शहरियों के लिए ख़तरा बन चुका है। शहरियों को थोड़ा सा भी रास्ता मिलता है तो वो पैदल चलना शुरू कर देते हैं, क्रॉस कर लेते हैं जगह को। इन पुलों को क्रॉस करने से उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। सॉरी, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर अभी मुकम्मल नहीं है तो लोग इस्तेमाल क्यों करें? पर उस पर सवाल है कि जब ट्रैक को उन्होंने कॉर्डन कर दिया है, वहाँ पर जंगला लग चुका है, वो रोड तो क्रॉस कर नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी आवाम को ना शॉर्टकट लेने का बड़ा शौक है, तो ये इसलिए शायद ये कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं। और हाँ, इन शॉर्टकट्स में इनकी जिंदगी जा सकती है, और अगर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये अपना मुतालबा कर सकते हैं, अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए कि अब जब BRT मुकम्मल हो गए तो भैया इसको भी मुकम्मल कर दो, क्रॉस तो करना है। उड़ के तो जाएंगे नहीं, हेलीकॉप्टर तो वहां मिलेगा नहीं 55 रुपए किलोमीटर चलने वाला, उड़ने वाला। एनीवे, सज्जाद हैदर की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। सज्जाद, कितने ओवरहेड पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं जो कि मुकम्मल नहीं हुए? जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर पेशावर हैदराबाद के मकाम पर मौजूद है, और BRT बनने के बाद जो है रोड क्रॉस करने की जगह यहाँ पर ख़त्म हुई थी, तो आवाम की सहूलत के लिए यहाँ पर जो है एक ओवरहेड ब्रिज कायम किया गया है। लेकिन उस ओवरहेड ब्रिज का अगर हम देखें तो अभी भी काम नामुकम्मल है, मुकम्मल तौर पर उसको ख़त्म नहीं किया जा सका, और फिर भी वो लोगों के ज़ेर इस्तेमाल है। ज़मीन से अगर देखा जाए तो उसका फासला भी काफ़ी ज़्यादा है, चढ़ने में भी दुश्वारी होती है लोगों को, और उतरने भी जम करके वो जो है यहाँ पर उतरते हैं। और अगर हम ऊपर ओवरहेड ब्रिज की बात करें तो उसकी फेंसिंग जो है बिल्कुल मौजूद भी नहीं है, और ऊपर से जो है ख़वातीन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, वो इस ओवरहेड ब्रिज को क्रॉस करते हैं, और जो कि किसी वक्त भी ख़तरे का बाइस बन सकते हैं और हादसे का भी बाइस बन सकते हैं। जब इस बारे में जो है मामले ख़ुसूसी इत्तला कामरान मंगश से सवाल किया गया था, उनको यही कहना था कि उनके नोटिस में ये बिल्कुल नहीं था। अब उनके नोटिस में आया तो वो इस मामले को PDA के साथ जो है उठाएँगे, और इस पुल को जो है जल्द से जल्द कम्प्लीट करने की अहकाम जारी करेंगे, ताकि इस पुल को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, और किसी भी आने वाले वाक़यात या ख़तरात
बाद से जो है रोका जा सके। पेशावर में सिर्फ ये एक ही पुल नहीं है जो इनकम्प्लीट है, इसके अलावा 2 के करीब और भी फ्लाईओवर हैं, ओवरहेड ब्रिज है जो इनकम्प्लीट है। एक जो है यूनिवर्सिटी टाउन के पास है और दूसरा जो है वो गोरा कब्रिस्तान के पास है जो अभी भी नामुकम्मल है, जो खतरे के होने के बायस भी जो है रोड क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शुक्रिया सज्जाद, आपने हमें इस सिलसिले में अपडेट किया। अब हम बात करते हैं कराची की और आपको कराची के माजी में लेकर जाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमने वो वक्त नहीं देखा। कराची सर्कुलर रेलवे का वक्त नहीं देखा जब KCR चलती थी, कितनी अच्छी ये फैसिलिटी थी कराचियाइट्स के लिए। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हदायत जारी की कि KCR को दोबारा से मुकम्मल किया जाए, ट्रेन चलाई जाएँ, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, उस सिलसिले में काम हो रहा है, बड़ा स्पीडी काम हो रहा है। इसके डिफरेंट फेजेस हैं, उससे मुताबिक शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि स्पीडी काम हो रहा है। बोगियाँ ये तैयार हो चुकी हैं। हमने कुछ दिन पहले भी हमने इन बोगियों से मुतालिक बात की थी। एनीवेज, क्योंकि फुटेज इस वक्त चल रही है पुरानी, तो उसकी बात थोड़ी और कर लेते हैं कि यही कराची जहाँ पर ये ट्रेन सर्विस इस तरीके से चलती थी कि किसी एक जगह से विद इन द सिटी कहीं और पहुँचना तो वो आसान था। आज पहुंचना ज़रा मुश्किल है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और अगर ये KCR दोबारा से स्टार्ट हो जाती है तो रोड्स का जो रश है वो कुछ ना कुछ कम ज़रूर होगा। कराची की ट्रैफिक वैसे भी बहुत ज़्यादा बेहंगम है, अवाम को बेसब्री से इंतज़ार है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इसकी धूम तो मची हुई है, लेकिन अवाम इंतज़ार में ये कहें कि शायद इंतज़ार करते करते इंतज़ार की सूली पे लटक गए तो गलत नहीं होगा। इन बोगियों की तैयारी कैसे होती है, किन मराहिल से ये गुजरती हैं और फिर इसमें कितना वक्त लगता है, फरा रब्बानी हमें बताएंगे। बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे के बारे में तो सबको मालूम है कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दे दी है कि जल्द अज जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाए और उसको बहाल कर दिया जाए। भी बात की जाए तो काम ये शुरू है कि ट्रैक्स की बहाली का काम हो रहा है, जो तजावुज़ात हैं उनको हटाया जा रहा है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी की कैरेज फैक्ट्री में, जहाँ कराची सर्कुलर रेलवे की ट्रेन की मुरम्मत का काम शुरू हो गया। ये जो ट्रेन आपको मेरी दोनों तरफ नजर आ रही है, ये वो ट्रेन हैं जो कि अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं, लेकिन यही ट्रेन चलाई भी जाएंगी। तो है ना कोई अजीब सी बात। तो हम आपको ये बताते हैं कि एक्चुअली इन ट्रेन्स के ऊपर अभी बहुत सारा काम हो रहा है और होना बाकी है। ये ट्रेन्स के जो आपको साइड्स नजर आ रही हैं, जो इनके अंदर फ्लोर्स हैं, इनको हटाया जाएगा और इसके फ्रेम को, इसका जो बेस है उसको देखा जाएगा कि भाई आखिर क्या ये इस काबिल है कि उसके ऊपर ट्रेन चलाई जा सकती है या नहीं। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ये साइड्स इसकी काफ़ी खस्ता हाल है, इसका फ्लोर जो है वो काफ़ी खस्ता हाल है, काफ़ी मट्टी भी जमी हुई है और काफ़ी टूटा फूटा भी है, लेकिन इसके ऊपर एक तवील काम होना बाकी है। अभी इसके ऊपर काम होगा, फिर देखा जाएगा कि आखिर इसको चलाया जा सकता है या नहीं। इसके बाद प्रोसीजर शुरू होता है इसकी साइड्स बनने का, साथ ही साथ इसकी फ्लोरिंग का काम शुरू किया जाता है। ये जैसे बैक है इसकी, ये बैक भी बनाई गई है, नई बनाई गई है बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पे इंजीनियर साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये प्रोसीजर होता क्या है। ट्रेन चलती थी ये वाली, फिर ये डिस्कार्ड हो गई, लेकिन फिर इसी ट्रेन को ठीक किया जा रहा है। सर ये कैसी अजीब बात है कि पहले ट्रेन चल रही थी, फिर ये डिस्कार्ड हो गई, लेकिन अभी इस ट्रेन को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा, कैसे और क्यों? ये बिल्कुल, ये जो कोच हमारे पास आती है ये अपनी इकोनॉमिकल लाइफ पूरी कर चुकी होती हैं। जब हमारे पास आती हैं तो हम इनका देखते हैं कि आया ये बनने के काबिल हैं कि नहीं हैं। दोनों साइड वाले काट देते हैं, फ्लोर काट देते हैं, इसके एंड काट देते हैं। फिर ये कोच, ये कटने के बाद कोच अगर आप देखें तो हमारे पास इस पोजीशन में आ जाती है। इस पोजीशन में आप इसका फ्लोर काटते हैं, उसके बाद अंडर फ्रेम की हमने इसकी रिपेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी साइड वाल नहीं बनती है, एंड इसके नए बनते हैं, फ्लोरिंग इसकी सारी नहीं होती है 100%। यू कैन से कि इसका ऑलमोस्ट 85% कोच हमारी न्यू बनती है। ये कोच जो हमारी है ये इंशाल्लाह आज इसकी हम फ्लोरिंग कर रहे हैं। एक साइड अगर आप देखें तो उसकी एक साइड लग चुकी है, दूसरी साइड इंशाल्लाह आज रात को हमने बंदे कुछ नाइट शिफ्ट पे भी डिप्यूट किए हुए 15-20 बंदे ड्यू टू रश ऑफ वर्क कराची सर्कुलर रेलवे की वजह से। तो रात को इंशाल्लाह ये कोच की साइड वाल भी लग जाएगी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि कल ये कोच यहाँ से मूव कर जाए हमारे दूसरे विंग में। एक वक्त में कितनी ट्रेन बनाई जाती है? जी हमारा ये जो विंग है यहाँ पे हम 10 कोचें, हमारा टारगेट होता है मंथली 10 कोचेज़ जो है हम यहाँ से बना के आगे भेजते हैं। कराची जो सर्कुलर रेलवे है उसकी 40 कोचेज़ का टारगेट हमें दिया गया है कि 40 कोचें हमने बनानी है। उसमें 32 इकानमी क्लास की कोचें हैं और 8 जो है TL1 है। अब 7 कोचें हमारी बिल्कुल रेडी हैं, फाइनल पोजीशन में हैं।
यहाँ से हमने 11 कोचें बना के दूसरे विंग में भेज दिए हैं, बाकी 8 कोचेस पे यहाँ देख लें मुख्तलिफ प्रोसेस हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है हमें टारगेट दिया गया है एंड ऑफ जनवरी 2021, तो इंशाल्लाह बिफोर टाइम हम अपना टारगेट यहाँ से अचीव करेंगे। पहले हमने आपको दिखाया कराची सर्कुलर रेलवे का पहला मरहला कि जिसमें एक स्क्रैच से ट्रेन का डब्बा मुकम्मल हुआ। अब हम आपको दिखा रहे हैं वो मरहला जिसमें ये ट्रेन तैयार हो गई है, तैयार इन अ सेंस रंग हो गया इसका। जो नॉर्मली पाकिस्तान की ट्रेन्स हैं उसका रंग मुख्तलिफ है और इसका रंग मुख्तलिफ है। इसमें सफ़ेद रंग, लाल रंग और नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। एक डब्बा ये कंप्लीट हो गया है, तैयार हो गया है। हम आपको ये दिखा रहे हैं, बीच में सीट्स भी लग चुकी हैं, लाइट्स भी लग चुकी हैं। और दूसरा ये डब्बा है जो कि अभी पेंट नहीं हुआ, इसमें पेंट होना बाकी है। तो देखें कि कैसे काम चल रहा है और बड़ी जोरों शोर से काम जारी है। सो फाइनली हम इसके अंदर हैं कराची सर्कुलर रेलवे के। ये वो फाइनल बोगी है जो कि चलेगी और कराची के शहरियों को सैर कराएगी। लाइटें, पंखे, नई सीटें, अगर कोई खड़ा है तो वो भी परेशान ना हो, हैंडल्स भी मौजूद हैं, आप बिल्कुल गिरेंगे नहीं। इसमें मज़े की बात है कि LEDs भी हैं, वॉशरूम्स की फैसिलिटी भी है। अब इसमें कितनी लाइट्स हैं, कितने लोग इसमें बैठ सकेंगे, साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि ये किन किन स्टेशंस पर रुकेगी, जैसे कराची यूनिवर्सिटी, औरंगी है, एयरफोर्स, कारसाज। ये कराची वाले लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कराची सर्कुलर रेलवे का आज हमने आपको सैर कराई है फ्रॉम स्क्रैच टू दिस फाइनल स्टेज में। इंशाल्लाह जल्द ही, जैसे कि कहा जा रहा है, जनवरी 2021 से ये ट्रेन्स रवां दवा होंगी कराची के ट्रैक्स पर और कराची की आवाम को सैर भी कराएंगी और साथ ही साथ उनके सफ़र को मज़ेदार भी बनाएंगी। जी तो फरा हमें जैसे दिखा रही थी और सिर्फ जैसे मैं भी कह रही थी कि अवाम जो है इंतजार की सूली पे लटके में, अभी बड़ा लंबा वक्त है, बड़ा सब्र करना है आपने, फिर आपको ये सहूलत मिलेगी और फिर कराची वालों को थोड़ा सुख का सांस मिलेगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होती है और हम सुबह सुबह लेट भी हो जाते हैं ट्रैफिक जी 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 लेट हो जाते हैं कुछ लोग, आज भी वो लेट होते होते रह गए हैं, पहुंच गए, वरना होते रह गए हैं लेकिन हुए नहीं है। वेरी स्मार्ट कि आप फिर भी टाइम पर पहुंच गए। महक, यही स्मार्टनेस होती है कि थोड़ा सा लेट हो भी जाए तो आप जल्दी से पहुंच जाते हैं। इसमें कुछ किरदार उन गार्ड्स को उधर जाके दरवाजा बजा बजा के उठाते हैं कि उठो, ऑफिस पहुंचना है, नया दिन करना है। लेकिन कभी कभी आपके घर की घंटी नहीं भी बजती है। और एक और घंटी की बात करते हैं जो है खतरे की घंटी। क्या पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर आ रही है? ये सवाल जिसका जवाब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। रवामा केसेस में अचानक से इजाफा आखिर क्यों हो रहा है? क्या केसेस बढ़ने पर स्कूल्स, कारोबारी मराकज़ और दीगर तिजारती इदारे बंद कर दिए जाएंगे? ये भी एक अहम सवाल है। इस समय दीगर अहम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी प्राइमरी एंड हेल्थ पंजाब कैप्टन उस्मान साहब ने, और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर पंजाब की सूरत हाल और पंजाब की सूरत हाल पर इकदाम क्या होंगे। क्या अभी बनने वाले इकदाम पहले से कुछ बेहतर होंगे या पहले जैसे ही होंगे? उस्मान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। केसेस बढ़ रहे हैं, क्या सेकेंड वेव आने का खदशा है या आ चुकी है, या वक्त है कुछ अवाम कुछ इकदाम कर सकते हैं? देखें जी, अगर तो आप स्ट्रिक्टली सेंस में बात करें तो अगर हम कंपैरिजन करें पिछले 1-1.5 माह से जो हमारी पॉजिटिविटी चल रही थी या जो हमारे पास पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में थे, उसके तनाजुर में देखेंगे तो यकीनन इस वक्त हमारे पास इजाफा है, पॉजिटिविटी में भी इजाफा है। चंद शहरों में पर्टिकुलरली ज़्यादा इजाफा है और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो जितना हमारा लोएस्ट हुआ था, हम 0.4 पे चले गए थे एक स्टेज के ऊपर अगस्त में, तो उसमें इजाफा तो है। और अगर हम एडमिशन्स की बात करें, डेली एडमिशन्स की बात करें, हॉस्पिटल में जो हमारा टोटल एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं उनकी बात करें तो उसमें इजाफा है। सर कितना? और यकीनन अगर ये कहा जाए कि मतलब इजाफे से मुराद ये है कि मैं अगर आपको सिर्फ पूरे पंजाब की एवरेज बताऊं तो हमारी जो पॉजिटिविटी की एवरेज थी वो 0.4 पे चली गई थी अगस्त के 3rd वीक में। अब वो बढ़ के 1.4 1.5 पे आ गई। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम्स में तो ये अच्छा खासा इजाफा है। लेकिन अगर हम हमारी मई जून की सूरत हाल से देखेंगे तो ये इतना सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं है। मई जून में हमारी जो पॉजिटिविटी थी वो 33-34% थी। और माइंड यू, हमारी जो पॉजिटिविटी है वो प्योरली स्पीकिंग सिम्प्टोमेटिक पॉजिटिविटी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा औकात के अंदर बहुत ज़्यादा दफ़ा एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं। जिस तरह आपको याद है जब शुरू में हम टेस्टिंग कर रहे थे तो ईरान से आने वाले तमाम ज़ायरीन की टेस्टिंग होती थी, इर्रिस्पेक्टिव के वो सिम्प्टोमेटिक हैं या नहीं हैं।
इसी तरह जब तबलीगी इज्तिमा हुआ तो उसमें भी तमाम लोगों की हमने टेस्टिंग की, इर्रिस्पेक्टिव कि वो सिम्प्टोमेटिक थे या नहीं थे। सही। उस्मान साहब, इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि उस्मान साहब, लेकिन अभी तो हम ये देखते हैं कि जनरली जब वक्त गुजर रहा है तो लोगों का जो घबराने वाला एलिमेंट था बड़ा कम हो गया है। तो मैं ये दुरुस्त कह रहा हूँ कि अब वही लोग टेस्ट कराते हैं जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब आप सही कह रहे हैं। देखें जी, बात यह है कि अब आपने जो पहले बात की उस बात को अगर हम लेके आगे चलें, देखें पॉजिटिविटी क्यों बढ़ रही है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हमारी जितनी भी इस वक्त कोरोना की रिजीम है, हमारे पास दो मॉडल्स हैं। एक मॉडल ये है कि हम सारा कुछ बंद कर दें, जो हमने पहले भी एक दफ़ा किया, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने उसको आजमाया, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने रियलाइज़ किया, हुकूमतों ने रियलाइज़ किया कि ये चीज़ जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। लिहाजा लोगों की कोऑपरेशन के साथ हमें आगे चलना है, यानी कि हम एक्टिविटीज़ करेंगे, हाउएवर वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जो ऐसे तमाम मेजर्स लेके, SOPs लेके करेंगे जिससे कि ये बीमारी ना फैले। अब हमारी इस पूरी की पूरी सक्सेस का जो इन्हिसार है वो लोगों की कोऑपरेशन पे है। और यकीनन अब स्कूल्स भी खुल रहे हैं, जितना कोऑपरेट करेंगे उतना हम इन चीज़ों पे ज़्यादा काबू पा सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि स्कूल और शादी हॉल्स इकट्ठे खुले हैं, इज्तिमात हो रहे हैं, वहाँ पे 300-200 लोगों की गुंजाइश का कहा जाता है। स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम कैसे बता सकते हैं कि आपने सोशल डिस्टेंस रखना है? तो इस तरह की सूरत हाल में इस खतरे पर काबू किस तरह से पाया जा सकता है? लोग किस तरह कोऑपरेट कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास एक ही रास्ता है। देखिए, हम ये तो नहीं कर सकते कि हम सारा बंद कर दें या मार्केटें बंद कर दें या शादी हॉल्स बंद कर दें। वो देखिए ना, मैंने पहले बात की कि ये मॉडल दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं चला, सस्टेनेबल नहीं। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अपने लोगों को कन्विंस करें कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, SOPs के साथ ज़िंदगी गुजारनी, अदरवाइज फिर हम सफ़र करेंगे, खुदा न खास्ता बीमार होंगे, या अल्टीमेटली अगर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हुकूमत को फिर वो मेजर्स लेने पड़ेंगे कि मजबूरन फिर ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। लिहाजा मीडिया का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम लोगों को सेंसिटाइज करें। आज अगर आप देखेंगे स्कूल्स में जनरली कंप्लायंस बेहतर है, जो आज से जो 2-4 हफ्ते के बाद हमें देखना है कि हमारे में कितनी कंप्लेसेंसी आ जाती है। हमारे माहिरीन का भी ये ख्याल है कि स्कूल्स खोलने का इम्पैक्ट अभी एज सच सोसाइटी में नज़र नहीं आया। हमारी जो स्कूल्स की टेस्टिंग है वो भी ये साबित कर रही है, वहाँ पर अभी तक जो पॉजिटिविटी है वो 0.22%, 0.1 या 0.2% के दरमियान में। सर ये परसेंटेज से अगर हम निकलें, उस्मान साहब, अगर हम परसेंटेज से निकलें, क्योंकि आपने फिगर शेयर किया 0.22% स्कूल के हवाले से, थोड़ी फिगर शेयर कर सकते हैं सर? क्योंकि जब स्कूल खुले थे उस वक्त भी आप लोगों ने टेस्टिंग की थी मुख्तलिफ स्कूल्स में जाकर, इस वक्त सिचुएशन कितनी ज्यादा चेंज हुई है, या कि हम कह सकते हैं कि नहीं अभी भी इतनी घबराने की बात नहीं है? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात बिल्कुल है। हम अगर एहतियात नहीं करेंगे, अगर हमने ये कहा कि घबराने की बात नहीं है तो फिर कल से लोग मास्क पहनना बंद कर देंगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर देंगे, हाथ मिलाना शुरू कर देंगे, गले मिलना शुरू कर देंगे। तो घबराने की बात तब तक है जब तक वैक्सीन नहीं आती। हमें ये ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है। अदरवाइज अगर हम ये सोचेंगे कि जी ये बीमारी चली गई है तो ये बात सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। बीमारी ने इवेंचुअली तभी जाना है जब हमने लोगों को वैक्सीनेट करना है, और जब वैक्सीन सर उसमें भी वक्त है। हमारे जो माहिरीन है उनका ये ख्याल है। जी अपनी बात भी मुकम्मल करें सर, और मुझे प्लीज साथ ये ख्याल है कि जो जी चलिए आप बताइए सर। जी, माहिरीन का ये ख्याल है कि स्कूल्स खोलने का जो इम्पैक्ट है या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के खोलने का इम्पैक्ट है वो 6 से 8 हफ्ते में आएगा। उसकी बुनियाद उसके पीछे काफ़ी सारे अवामिल हैं। यानी कि अगर आप स्कूल्स में देखें तो जनरली आपको जो बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पर आपको कंप्लायंस अच्छी नज़र आती है, टीचर ने मास्क पहना होता है, सारा दिन बच्चों ने भी पहना होता है। ये बात दुरुस्त है कि छोटे बच्चों में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एट द सेम टाइम चूंकि वो एक कमरे में है, एक प्रीमिसेस में है, जाके लोग बार बार उनको चेक कर रहे हैं, तो एक अवेयरनेस है, वो बच्चे वो वापस आके वो अवेयरनेस घरों में भी दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, कंप्लेसेंसी आएगी, उसमें फिर कोई मास्क उतारेगा, तो ये जो इम्पैक्ट है इसका, अगर इस स्कूल खुलने का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आना है तो वो 6 से 8 हफ्ते में हमें नजर आएगा। इट इज़ वेरी अर्ली टू से कि स्कूल्स खुल गए और उसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। अभी जनरली कंप्लायंस का लेवल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अच्छा है। अगर हम शादी हॉल्स की भी बात करें तो इस वक्त शादी हॉल्स में भी जो हमने जितनी भी रैंडम सैम्पलिंग की है उसमें बहुत ज़्यादा लोग पॉजिटिव हमें नहीं मिले। पंजाब में अब तक हमने तकरीबन
1,500 लोगों की सैंपलिंग की है 2 दिनों के अंदर, और उसमें सिर्फ 2 पॉजिटिव्स आए हैं, तो ये बहुत कम नंबर है। अच्छा इस लिहाज से अगर शादी हॉल्स के हिसाब से ये तो शादी हॉल्स और स्कूल्स की बात होगी ना, लेकिन अगर हम इज्तिमात की बात कर लें, हमने देखा कि मुहर्रम का महीना था, इज्तिमात हुए, अब रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, यकीनन इज्तिमात अब भी होंगे, तो कोई ऐसे खुसूसी SOPs बनाए गए, ऐसे इंतजामात किए गए कि ये चीज़ जो है, जैसे मुहर्रम में हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से था, अब हमें रबीउल अव्वल में ऐसा नजर आएगा? जी देखिए, हमने पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह एक इवेंट की SOP बनाई है, और उसकी कोशिश की है कि सिर्फ SOP बनाई नहीं है, बल्कि SOP बनाने के बाद लोगों में उसकी अवेयरनेस दी है, उसकी ट्रेनिंग करवाई है, कोशिश की है कि लोगों को वक्त से पहले बताया जाए कि ये SOP बेसिकली डिज़ायर क्या कर रही है आपसे। ऑप्टिमम SOP ज़रूर बनती है, हर दफ़ा उस पर शायद ऑप्टिमम कंप्लायंस नहीं होती होगी, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि अगर 30-40% भी कंप्लायंस हो जाती है तो आप R0 को कम करने में कामयाब हैं। लेकिन अगर 10 में से 6 लोगों ने मास्क पहना हुआ है तो कम से कम वो 6 लोग जो हैं उनकी वजह से बीमारी नहीं फैल रही, तो वो 4 लोगों की जो नॉन कंप्लायंस है उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है कि वैसे भी ज़ाहिर है नहीं पहना होगा। ठीक है, वो जो 6 लोग हैं वो एक अच्छा बैरियर बन रहे हैं। सर मुझे प्लीज़ ये बताइएगा, पहले भी आप लोगों ने बहुत इफेक्टिव ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग की थी इन पंजाब, स्टिल उसी तरह से काम हो रहा है? जी बिल्कुल, 100% हमारे जो लोग हैं, ख़ासतौर पे लेबॉर्ट्री वाले और जो ट्रैक एंड ट्रेस करने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह डे 1 को कर रहे थे, और हम बिल्कुल इस बात को रियलाइज किए हैं। पॉजिटिव आता है तो आज कितने उसकी वजह से टेस्ट होते हैं सर ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग के बाद? जी तकरीबन 18 लोगों को हम एक शख्स को पॉजिटिव होने के बाद, आजकल हमारी एवरेज 18 पर है, हम 18 लोगों को टेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर न सिर्फ टेस्ट करते हैं, उनमें से अगर कोई पॉजिटिव आ जाए तो उसको आइसोलेट भी करते हैं। बिल्कुल ठीक सर, जब जहां तक बात आइसोलेशन की है, लॉकडाउन्स किए हुए, बिल्कुल सही जान सर, जहां तक बात आइसोलेशन की, हमने देखा सर इन पंजाब जब फर्स्ट वेव खत्म हुई तो उसके बाद बहुत से आइसोलेशन सेंटर्स को बंद किया गया बिकॉज ज़रूरत नहीं थी। अब जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि अब एडमिशंस भी हो रहे हैं इन हॉस्पिटल्स, आपको लगता है कि दोबारा से वो आइसोलेशन वार्ड्स फाल करने पड़ेंगे? अगर हो रहे हैं तो वो भी शेयर कीजिएगा। देखिए जी, पंजाब के अंदर हमारा जो PKLI था, जहाँ पर हम बेसिकली लोगों की ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो हमने, आपको पता है कि जब लोड हमारा कम हुआ तो उसको बंद कर दिया था जी। लेकिन परसों से हमने उसको भी दोबारा से फंक्शनल कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। हमारा ये ख्याल है कि हमें जब ज़रूरत पड़े तो ऐसा ना हो कि उस वक्त फौरी तौर पर चीज़ें तैयार ना की जा सकें, बट एट द सेम टाइम ये जो क्वारंटीन सेंटर्स की आपने बात की, ज़रूरत पड़ी तो क्वारंटीन सेंटर्स को ज़रूर खोला जा सकता है। लेकिन पहले ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि जो पहले हमारे क्वारंटीन सेंटर्स थे उनमें हमने ज़्यादातर उन लोगों को रखा हुआ था जो ईरान से आते थे, ट्रैवलर्स थे, या उन लोगों को रखा हुआ था जो तबलीगी इज्तिमा वाले लोग थे। तो इस तरह की एक्टिविटी या इस तरह की जो बॉर्डर मूवमेंट हो रही है वो अब उस तरह से नहीं हो रही, तो अगर तो उस तरह से हुई तो फिर दोबारा से उनको फाल किया जा सकता है, लेकिन फिल वक्त उसकी कोई ज़रूरत हमें महसूस नहीं हो रही क्योंकि पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई है। हाउएवर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगस्त से अगर हम कंपेयर करें तो हमारी पॉजिटिविटी जो है वो तकरीबन 3 गुना ज़रूर ज़्यादा हुई है। पंजाब की एवरेज अभी भी 1% है, लेकिन लाहौर में और रावलपिंडी में जो परसेंटेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह कि वो बता भी रहे थे कि अभी भी घबराने की ज़रूरत है और को SOPs पर अभी भी अमल करना है, अभी भी फासला बरकरार रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और अगर कारोबारी मराकिज़ या स्कूल्स खुल गए हैं तो आप ये ना समझें कि ख़तरा टल गया, ख़तरा अभी भी मौजूद है। बिल्कुल एहतियात लाजमी करने, और यही पैगाम हम रोज़ाना इस प्लेटफॉर्म से भी देते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन, और अब हम बात करेंगे हिम्मत की, अज़्म की, हौसले की, जज्बे की और आपकी लगन की। और इसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है फैसलाबाद से। एक बाहिम्मत खातून है कि इन्हें जब मुलाजमत ना मिली तो इन्होंने सोच लिया कि क्योंकि उन्हें अपना घर चलाना है, घर का चूल्हा बुझने नहीं देना, और इसीलिए कचहरी में चाय का स्टॉल लगाया। रानी मुश्किल हालात का सामना कैसे करती हैं, इस पर शाहीन शहजादी ने उनसे गुफ्तगू की, उन पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। अंदर की औरत है ना, जो मन कहते हैं ना, जिसको खत्म करके ना तो फिर इधर काम किया। मेरा नाम रानी मुबीन है, मैं इधर एज ए क्लर्क काम करती थी।
इधर कचहरी में मुझे 8 से 9 साल का अरसा हो गया, तो नहीं मेरे घर का गुजारा होता था। अच्छा, आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि चाय का स्टॉल लगाना चाहिए? ये BA किया हुआ है और मैडम मैंने ये लॉ में भी एडमिशन लिया था, 1 ईयर का मैंने ये कोर्स मुकम्मल किया हुआ है, लेकिन उसके बाद मुझसे नहीं फीस दे हुई मैडम मेरे हालात की वजह से, तो मैंने ये पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी। मजबूर हो के मैडम आदमी ये काम करता है, 20 का 30 का कप उठा के तो बेचता है, उसे किसी का दिल तो नहीं करता ना। तो फिर मैंने थक कर मैंने यही चाय का स्टॉल ही लगाया। कचहरियों में तो हर वक्त मर्दों का रश रहता है, तो ऐसी जगह पर चाय का स्टॉल लगाना मुश्किल पेश नहीं आती है? जिधर भी काम करे औरत के लिए तो है मुश्किल ही, आसान काम तो नहीं है। कई तरह के लोग तनकीद करते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी की बात में मैडम ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं खाने के लिए, हमारे घर के अखराज आते हैं, तो इसलिए हमें कोई भी बात करता है ना तो हम ज़हन में नहीं रखते मैडम। मैं 30 रुपये का कप बेचती हूँ, तो ये कभी 10 kg दूध लग जाता है, कभी 15 kg लग जाता है, ये कि घर का खर्चा चल जाता है मैडम, और इतनी आमदन नहीं है इधर से। कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? कई जगह मैंने ये अपनी CVs भी भेजी हुई हैं और इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, लेकिन मुझे कहीं से भी जॉब के लिए कॉल नहीं है। मेरी बेटियाँ हैं 4, घर में अकेली होती हैं, मैं तकरीबन 4 से 5 बजे घर चली जाती हूँ ताकि मैं टाइम से ना अपने बच्चों के पास जा सकूँ। तो काम करने का ये जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, ये हिम्मत होनी चाहिए कि बस कुछ भी करना है, रिस्क हलाल कमाना है और अपने घर का चूल्हा जलाना है। शाहीन की रिपोर्ट हमने दिखाई, अपने नाज़रीन को गुफ्तगू भी थी वो भी हमने दिखाई। अब आगे हम बात करेंगे कनाडा की, जिसकी हुकूमत ने 3 साल में 10 लाख अफराद को शहरियत देने का फैसला कर लिया जनाब। तो सवाल है कि क्या आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हो सकते हैं या फिर नहीं? दरख्वास्तें जो हैं कितनी जल्दी मुंतखब होंगी? किन माहिरीन की कनाडा में ज़्यादा तलब है? ये बहुत सारे सवाल हैं। एग्जैक्टली और महक ये भी कि फॉर इंस्टेंस अगर 100 एप्लीकेशंस हों तो उसमें से कितने एप्लीकेंट्स पाकिस्तान के हैं जो जिनकी एप्लीकेशन जो है वो मंजूर होती है? क्या एज ब्रैकेट है जिनको अप्लाई करना चाहिए? किस फील्ड से आप वाबस्ता हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए? ये सारा प्रोसेस क्या है? इस पर समा डिजिटल ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। फारूक बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिजनेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। रकबे के लिहाज से कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी आबादी सिंध से भी कम। शायद यही वजह है कि दुनिया की इस 10वीं बड़ी मईशत को चलाने के लिए कनाडा की हुकूमत अगले 3 साल में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को शहरियत देगी, यानी 2022 तक हर साल 3.5 लाख से ज़्यादा लोग कनाडा जा पाएंगे। लेकिन कनाडा ही क्यों? US वर्ल्ड एंड न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मयार ज़िंदगी के लिहाज से कनाडा दुनिया में नंबर 1 पर आता है। ये दुनिया के 6 महफूज तरीन ममालिक में से एक है। यहाँ पर तालीम और सेहत का जो निज़ाम है वो वर्ल्ड क्लास है। 12वीं जमात तक पब्लिक स्कूलों में फ़ीस ही नहीं देनी होती, जबकि सेहत, इलाज, मुआलजे की जो सहूलियात हैं चंद एक चीज़ों को छोड़कर वो बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ तक कि कनाडा का शुमार उन ममालिक में होता है जो कम से कम तनख्वाह यानी मिनिमम वेज के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा सैलरी देने वाले ममालिक में शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या आप कनाडा की शहरियत की अहलियत रखते हैं? इस सवाल का जवाब हमें भी चाहिए था, इसलिए हमने एक इमिग्रेशन एक्सपर्ट का इंटरव्यू भी किया, उससे सवाल किए। कैनेडियन हुकूमत से भी हमने कुछ सवालात किए, उनका जवाब क्या था वो भी आपको बताएंगे। साथ ही में हमने उनसे कुछ 5-6 साल का डेटा हासिल किया, इसमें ज़बरदस्त इंसाइट्स हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कनाडा की हुकूमत को हर साल तकरीबन 4 लाख एप्लीकेशंस मौसूल होती हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसका 3% जो तकरीबन 12,000 बनता है वो पाकिस्तान से आता है। यानी हर 100 में से सिर्फ 3 एप्लीकेंट्स पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, और जो एप्लीकेंट्स कामयाब होते हैं उनके ममालिक में जो सर फहरिस्त हैं 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। तो आप टॉप 5 कंट्रीज़ में शामिल हैं। और अगर हम हर 100 एप्लीकेशंस की बात कर लें तो उसमें से 14 सिलेक्शन जो कामयाब कैंडिडेट्स होते हैं वो इंडियंस होते हैं, 13 के करीब फ़िलिपिनोज़ होते हैं, और 6 के करीब सीरियंस, और 4 कह लें कि 100 में से पाकिस्तानी एप्लीकेशंस कामयाब होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें डेटा से मिला वो ये कि अगर आप फ़ीमेल हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हर 100 में से 51 यानी मोर देन हाफ़ जो एप्लीकेशंस हैं सक्सेसफुल वो फ़ीमेल कैंडिडेट्स की होती हैं। और अगर स्किल माइग्रेशन की बात की जाए तो टोटल जो ओवरऑल एप्लीकेशन आती हैं हर 4 में से 1 इसी कैटेगरी में से होती है। इसमें कुछ फील्ड्स जो ख़ास तौर पे सर फहरिस्त हैं उसमें इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे गैस, ऑयल, फ़िशिंग, एग्रीकल्चर वगैरह, और जो प्रेशियस मेटल की माइनिंग है, कोल माइनिंग है, ये शामिल है, इनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। और साथ ही में
शेफ़्स और कुक्स यानी खानसामाओं की भी ज़रूरत है वहाँ पे, बुचर्स और बेकर्स यानी कसाई और जो बेकरी के लोग हैं उनकी भी जो वहाँ पे जॉब्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये चंद एक कैटेगरीज़ हैं, बट इसके अलावा और कौन सी कैटेगरीज़ हैं जो हाई डिमांड में है और क्या रिक्वायरमेंट होती है एक एप्लीकेशन की, और एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन होती क्या है, इसमें कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, इन सवालों के जवाब हम जानते हैं कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट से। देखिए कैटेगरीज़ की तो एक पूरी लिस्ट है काफ़ी लंबी, लेकिन जो मेजर अगर हम बात करें जिनकी उनको बहुत ज़्यादा इमीडिएट ज़रूरत है उसमें इंजीनियरिंग और आईटी सबसे ज़्यादा। उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि हम 1,95,000 आईटी के लोग लेंगे, क्योंकि उनके पास जो सबसे शॉर्टेज है वो आईटी, और आईटी में उन्होंने फिर फर्दर कैटेगराइज़ किया कि सॉफ्टवेयर वाले सबसे ज़्यादा चाहिए, उसके बाद उनको फिर क्लाउड प्रोफेशनल्स चाहिए, फिर उसके बाद उनको नेटवर्क के लोग, फिर सिक्योरिटी के लोग, फिर आपके पास अगर थोड़ा सा नीचे चले जाएँ तो उनको बहुत जल्दी जो लोग चाहिए उनमें कारपेंटर, क्राफ्ट्समैन, प्लम्बर्स, जो लेबर कैटेगरी है उनका वीज़ा भी बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। और नॉर्मल कैटेगरीज में अगर आप आएँ, अगर टॉप 10 अगर आप कहते हैं तो उसमें अकाउंटेंट्स भी हैं, उसमें आपके पास ऑडिटर्स भी हैं, ये लोग भी उनकी लिस्ट में हैं जो कि वो जल्दी पिक करते हैं। पहला स्टेप होता है आइल्स के अलावा वो है डिग्री असेसमेंट। डिग्री असेसमेंट अगर आपकी यूनिवर्सिटी NAD की है या कराची यूनिवर्सिटी है तो उसमें टाइम कम लगता है, लेकिन आपकी डिग्री किसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उनके, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, 6-6 महीने 8-8 महीने तक असेसमेंट ही वापस नहीं आती वहाँ से। लेकिन अगर आप फाइनल वीज़ा का प्रोसेस टाइम पूछेंगे वो फिक्स है, जिसको हम एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं, वो 6 मंथ्स के अंदर उनको आपका वीज़ा अलॉट करना है। कनाडा कंपैरेटिवली सबसे सस्ता मुल्क है अप्लाई करने के लिए। नॉर्मली आइल्स की जो फ़ीस इस पर चल रही है वो एवरेज 35,000 एवरेज जो फ़ीस आइल्स की किसी भी सेंटर से आप देते हैं वो है। असेसमेंट की ऑन एवरेज कॉस्ट $275 है। और उसके बाद जब वीज़ा जो एक्सप्रेस एंट्री में जो आपकी प्रोफाइल है उसकी कोई फ़ीस नहीं है, और वीज़ा अप्लाई करने में 2 स्टेप्स में आप 2 फ़ीसेज आपको देनी होती हैं। $575 जो कैनेडियन डॉलर है वो वीज़ा फ़ीस है, और $490 उनकी जो है वो लैंडिंग फ़ीस है। ये आप अलग अलग भी पे कर सकते हैं, बट दोनों फ़ीस वीज़ा लगने से पहले देनी है। तो एक इंडिविजुअल की अगर आप कॉस्ट टोटल निकालें तो अराउंड $1,300-1,400 कैनेडियन उसको चाहिए, जो कि 1.5 लाख रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। तो ये अगर एक इंडिविजुअल खुद कर रहा है तो उसकी कॉस्ट है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कनाडा को फाइनल वीज़ा के टाइम पे आपसे बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो एक सिंगल आदमी की तकरीबन $12,500 आपको बैंक में शो भी करने हैं। उसके मल्टीपल उन्होंने दिखाएं, लेकिन आपको ये पैसे शो करने हैं अपने। हमारे यहाँ बहुत कॉमन है लोग जिनकी एज अब 36 है, उनके पास BCom की डिग्री है, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो उसमें ना जाएँ। आपके पास मिनिमम अगर मास्टर्स डिग्री है, आइडियल एज जो है वो 24 से 32 है, ये लोग अप्लाई करें। इसके अलावा जो लोग हैं या तो आइल्स का बहुत अच्छा स्कोर कर लें या उनकी फैमिली वहाँ सेटल हो तो ट्राई करें, वरना इस वक्त कनाडा का क्राइटेरिया येस दे आर वेलकमिंग, उनको लोग चाहिए लेकिन सब नहीं चाहिए। तो ये खास रिपोर्ट थी कि कौन कनाडा जा सकता है, किसका जाना कुछ आसान है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज का दिन जब हम करेंगे टोटके, हमारा पैनल है हमारे साथ, इनफैक्ट आप भी हैं हमारे बड़े करीब, बड़े साथ, क्योंकि आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने मसाइल, अब वो हमें बता भी सकते हैं, और उनका हल इसी प्लेटफॉर्म से आपके लिए हम लेकर आएंगे। वी हैव डॉक्टर बिल्किस, रजा इलाही एंड डॉक्टर ईसा विद अस। और आज के जो हमारे मौजूद है वो भी अनाउंस हम कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, मसला कोई भी हो, क्योंकि आई एम श्योर ये जो हमारे पैनलिस्ट हैं ये आपको उस पर बेहतरीन राय ज़रूर देंगे। एक तो आज हम बात फिर से करेंगे हार्मोन्स की। हमने गुज़श्ता रोज़ बात की थी हार्मोनल इम्बैलेंस की, तो किचन से कैसे हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस है तो कैसे उनको बेहतर किया जा सकता है। ये जो स्टबर्न फैट होता है कि बाकी इंसान हो पतला सिर्फ निकला हो ये टमी, तो फिर आप उसको कैसे अंदर कर सकते हैं, ऐसे तो कर सकते हैं। ये मसला बहुत सारे लोगों का है। हाँ, ऐसे तो हम चले जाते हैं। ये आप कर सकते हैं ना, बाकी लोग तो बेचारे नहीं कर सकते। उन्हें हमें टोट के बताने कि वो किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें हमें कॉल करनी है। पूरा घंटा हम इनके साथ है, पूरा घंटा हमारा पैनल हमारे साथ है। खातन में भी बहुत सारे मसाइल होते हैं हार्मोन्स तब्दीली के, जो कि हमने कल भी डिस्कस किए थे। लेकिन आप घर में मौजूदा, आपके जो किचन में मौजूद है चीज़ें, उनसे आप किस तरह से इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। और खातन का एक और मसला बांझपन जो है, ये सबसे बड़ी परेशानी होता है। साथ ही साथ मर्दों को गंजपन की भी फिक्र सताती है। आपके बाल सही है? ये सिर्फ मर्दों को नहीं सताती, ये सबको सताती है। अब जहाँ हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि जो गंजपन है, ये जो हेयर फॉल है, ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ तरीकों का होता है। जैसे आपने बड़ा अच्छा, मैं भी नहीं जानता था इस बात के बारे में। एक सीजनल होता है ना, एक सीजनल आपका हेयर फॉल होता है। अच्छा, उसके लिए तो आपने कुछ टोटके आजमा लिए, लेकिन जो कि पूरा साल आपके साथ रहता है, क्या उसके लिए कोई अलग चीज होती है या वो सीजनल वाली चीजें अप्लाई कर सकते हैं? ये सवाल मेरी तरफ से भी होगा, शायद बहुत सारे नाज़रीन की तरफ से भी होगा, क्योंकि मेरे साथ ये मसला रहता है। चलिए इस सवाल पर जाने से पहले, क्योंकि डॉक्टर ईसा इस मंच पर हैं और वो हमें बताएंगे कि अगर आपका बेली फैट है, स्टबन फैट है, टमी निकल चुका है बाहर और आप चाहते हैं कि
कुछ दिनों में उस टमी को करें अंदर, कंट्रोल करें, और वो जो आप पुरानी बड़ी अच्छी सी पैंट पहनना चाहते थे 30 वेस्ट 31 वेस्ट वाली, वो अगर पूरी हम नहीं आ रही है ना, सर्दियां भी आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से वो चीजें ज्यादा जरूरी हैं कि भाई आपके वो पुराने वाले कपड़े दोबारा आ जाए। महंगाई भी बहुत है, महंगाई बहुत ज्यादा, इस पर तो आज हमने काफी बात की। डॉक्टर ईसा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, महंगाई की क्योंकि बात हो रही है तो मैं लोगों को जो चीज़ें बता रहा हूँ वो अपने किचन में ढूंढ लें, तो वो बेली फैट कम कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी होती हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। मसलन लाइफ स्टाइल बदलना। अच्छा। अगर आप लाइफ स्टाइल नहीं बदलते हैं तो कम से कम पेट आपका अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी रूटीन में ये है कि हम सुबह उठकर चाय पापे खा रहे होते हैं, जो कि बॉडी कनेक्टेड टू सोलर है। जब आप सुबह अच्छा सा नाश्ता लें, कोशिश करें जो आपका वजन और पेट बढ़ाएगा वो है रात का खाना। ओके। सेकेंडली वॉक। ठीक। आप जितनी दवाइयाँ खा लें, आपकी दवाइयाँ बदलती रहेंगी अगर आप लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे। तो कम खर्चे में घर में ऐसा क्या करें, मैं 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ, ये बेली फैट के लिए बेहतरीन है। ओके। और वो माएँ जो फीड करा रही हैं बच्चों को, हम हर्बलिस्ट कोई दवाई उनको रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है, आप फिलहाल नहीं करें जब तक आपका बच्चा दूध पी रहा है। ओके। आज उनको भी एक ऐसी चीज बताऊंगा जो उनके लिए हार्मफुल नहीं है। अच्छा। वो ले सकती हैं। जबरदस्त। ये बड़ा कॉमन है, स्पेशली डिलीवरी के बाद खवातीन का जो वजन है वो कम नहीं हो रहा होता, और स्पेशली अगर हम बेली फैट की बात करें वो परेशान रहते हैं। उसकी वजह ये ना कि माँ जब भी कुछ खाएगी उसका इम्पैक्ट उसके बच्चे पे जाएगा अगर वो फीड करा रही है। ओके। तो वो उनकी ख्वाहिश होती है अच्छा ऐसी कोई चीज़ जो बच्चे को भी ना अफेक्ट करे, मेरा भी ना, और बेली फैट भी, आज वो भी बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम जो एक रेसिपी इनको दे रहे हैं बहुत इजी है। आपके घर में जो है वो काली मिर्च होती है, 1 टेबल स्पून आपने काली मिर्च लेनी है। सौंठ आपके घर में है, 1 टेबल स्पून ये लेना है, और ज़ीरा। ये तीनों चीज़ें आप 1 टेबल स्पून लें। सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा? काला ज़ीरा। अच्छा, ये तीनों चीज़ें आप लेने के बाद इसको पाउडर बना लें, ठीक, और एक जार बना लें। अब इसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा करना चाहें तो रेशो आप यही रखें, ठीक है। आधी चमची सुबह शाम आपने नीम गर्म पानी के साथ देनी है, निहार मुंह। दिन में 2 दफ़ा, कोई पाबंदी नहीं है, बिफोर मील और आफ्टर मील, ये चॉइस आपके ऊपर है। 3 चीज़ें हमने डाली, बेली फैट के लिए बेहतरीन है। अमूमन होता क्या है कि जब आप रात को खाना खाकर फिर आपके सामने टीवी, मोबाइल और आप बिज़ी हैं और आपका कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, आपकी वॉक नहीं है, तो बेली अंदर नहीं जाएगा। आप दवाइयों पे इतना खर्चा करेंगे कि आपका जेब अंदर चली जाएगी, पेट अंदर नहीं जाएगा। तो जरूरी ये भी होता है कि कहते हैं कि अगर आप निहार मुंह सुबह उठ के गर्म पानी पिए, उसमें एक लीमू निचोड़ लें और वो पानी पिए, उससे भी आपका फैट किसी ना किसी हद तक जाता है। लेमन कोई शक नहीं है कि सिट्रस में पेट काटता है, लेकिन हमारी बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माएँ जिनका हड्डियों के मसाइल हैं, लेमन अगर डेली बेसिस पे लें तो उनका पेन और बढ़ जाता है। ओके। तो हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर ये चिया सीड है। अब चिया सीड आम पंसार पे तो नहीं मिलेगा, यहाँ तो किसी बड़े स्टोर पे जाएं, क्योंकि आता बाहर से। पाकिस्तान में मेजोरिटी को पता नहीं है, वो बेचारे तुखमलंगा यूज़ कर रहे हैं। ओके। तुखमलंगा और चिया सीड दोनों में फ़र्क है, ये यहाँ होता नहीं है, बाहर से आता है, अवेलेबल है। अब तो हमारे पास तो होता ही है, लेकिन बड़े स्टोर पे मिल जाता है, बड़े स्टोर पे। लेकिन इसकी पहचान क्या है? चिया सीड को अक्सर लोग पहचानते नहीं है। अच्छा, इसकी पहचान ये है कि तुखमलंगा तो हम सदियों से इस्तेमाल कर ही रहे हैं। ये चिया सीड है, आपने 1 टेबल स्पून पानी में डालना है, ठीक है। इसको पूरी रात रखेंगे, ये दाना एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। ओके। जबकि तुखमलंगा वो जेल बना देगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये पूरी रात के बाद भी एक एक दाना अलग नजर आएगा। तो रात में आप 1 टेबल स्पून डालकर इसको भिगो दें, और सुबह उठकर अल्लाह ताला का नाम लेकर, अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून शहद डालें, 1/2 टीस्पून लेमन डालें। अगर आप शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, दोनों चीज़ों को ड्रॉप करें, आधी चमची दालचीनी डालें। जो सुबह भिगाया था वो सुबह पिएंगे रात वाला, और शाम को जो भिगोएंगे वो बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, दिन में 2 दफ़ा। तो एक रेसिपी ये आ गई चिया सीड के लिए, एक हमने घर की बता दी। एक और मैं आपको किचन में भेज रहा हूँ कि आप घर में एक और चीज़ क्या बना सकते हैं जो बहुत ही आसान है और बड़ी ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब, इस पर जाने से पहले मैं कॉल ले लेते हैं। प्लीज। वी हैव मिसेस रज़ाक फ्रॉम कराची। मिसेस रज़ाक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। जी, मिसेस रज़ाक, क्या सवाल करना चाहेंगी, किन से करना चाहेंगी? मैं मैडम चीफ से करना चाह रही हूँ, उनसे मुझे ये सवाल करना है। जी, पूछिए। जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे समय आपसे पूछना था कि मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह से 19 साल का है। तो जब वो 15 साल का था तो उसको अल्फैटिस की, मतलब डॉक्टर ये कहते हैं कि उसकी एक फैमिली है एनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो वो उसको प्रॉब्लम हो गई थी।
उस वक्त तो उसकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अभी भी माशाल्लाह 5'3" है, लेकिन ये चाह रही थी कि थोड़ा सा और उसकी हाइट ज्यादा हो जाए, जो है और जैसे उसके भाई बहन है तो उस तरह से हो जाए। तो वो उसकी रुक गई थी, हालांकि उस वक्त उसकी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन ना अब वो उसकी हाइट जो है ना वो चाहती थोड़ी सी और ज्यादा हो जाए। तो उसके लिए कुछ बताएंगी, क्योंकि वो डॉक्टर जी कहते हैं कि मे बी कि ये शायद इस बीमारी की वजह से रुक गई है। अच्छा, अब वो बीमारी सही है, अब बिल्कुल ठीक हो गया है? नहीं, वो मेडिसिन तो लेता है, कभी दर्द होते हैं उसके पैरों में या उसके जॉइंट्स में, तो वो मेडिसिन ले लेता है तो सही जाता है, या ये वो जिम जाता है तो उससे भी वो फिट रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो वो सही है, आजकल उसको मतलब वो मेडिसिन नहीं ले रहा है। ठीक है, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा जब आपको पेन हो तो आप मेडिसिन लें, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है मेडिसिन लेने की। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसा रेमेडी बताती हूँ। हम इस पे जवाब लेंगे, लेकिन एक और कॉलर को हम साथ ले लेते हैं ताकि हम दोनों सवालों के जवाब दे सकें। मंजर हुसैन साहब ने भी हमें कराची से ज्वाइन किया है, उनकी जानिब चलेंगे। मंजर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नया दिन के प्लेटफॉर्म से क्या सवाल करना चाहेंगे? हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, किससे सवाल है आपका और क्या? डॉक्टर ईसा सवाल है, शुगर मेरी नॉर्मल नहीं हो रही। जी वालेकुम, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या इंसुलिन पे हैं? मैं इंसुलिन पे हूँ जी। ओके, आप रोटी में गंदम की रोटी इस्तेमाल करते हैं? जी जी। ओके, मैं बताता हूँ। ठीक, आप पहले सर आप रिस्पॉन्ड करें, फिर डॉक्टर। सबसे पहले तो आप गंदम की रोटी जो है वो आपको इस तरह करनी पड़ेगी कि आप 1 किलो अगर गंदम का आटा है तो 2 किलो उसमें जौ का आटा डाल दें, क्योंकि अगर दिन में कोई 3 रोटी भी खाएगा तो 8 चम्मच तो चीनी के वैसे ही खा रहा है। तो चाय वाली तो आपने बंद कर दी चीनी, लेकिन ये बंद नहीं होगी क्योंकि कार्बो इसमें कन्वर्ट होगा बॉडी में ग्लूकोज में। तो पहला तो आप अपने खाने के स्टाइल को बदलेंगे कि 1 किलो गंदम 2 किलो जौ का आटा मिक्स करके रखें, इसकी रोटी खाएं। सेकेंडली आप ये करें कि 3 चीज़ें आप ले लें जाकर, एक आप ले लें मेथी दाना, दूसरा कलौंजी ले लें, और तीसरी चीज़ जो है वो आप चिरायता ले लें, थोड़ा कड़वा होता है, इनको पाउडर बना लें हम वज़न, और उसके बाद कैप्सूल बना लें, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। अपनी दवाई भी खाएंगे, जैसे जैसे शुगर आपका कंट्रोल हो अपने डॉक्टर से मशवरा करके उस तरह आप अपनी मेडिसिन को रिड्यूस करेंगे। ठीक है डॉक्टर बिल्किस, प्लीज़ आप भी जवाब दे दीजिए। मैं बता देती हूँ, आपने क्या करना है, अजगन, नागोरी, काले तिल और सौंठ। अजगन, नागोरी और काले तिल जो हैं वो आप 50-50 ग्राम ले लें, सौंठ आप 25 ग्राम ले लें, और चाहें तो आप इसमें गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 50 ग्राम। ये चारों चीज़ें पीसकर पाउडर बना लें। ये जो है 1 चम्मच सुबह शाम दीजिएगा दूध में डालकर, तो इंशाल्लाह इससे जो हाइट का मसला है वो भी सही हो जाएगा। इसमें सौंठ और अजगन जो है वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को सही करेगा, तो इंशाल्लाह जो दूसरी बीमारी आप कह रही हैं उसमें भी फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये जो आपने बताया आजमाएं और इनसे इनको अफाका हो। खैर बहुत सारे मसले हैं जो कि डिस्कस करना भी बाकी हैं, लेकिन वक्त भी तेज़ी से गुजारा, एक ब्रेक का भी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। बड़े हुए पेट को कैसे कम कर सकते हैं? हमने तो आपको नहीं, ऐसे नहीं ये हमने आपको बताया था कि जेब पे जो बोझ है वो कैसे कम कर सकते हैं, अब जो पेट पे बोझ है वो कैसे कम कर सकते हैं। डॉक्टर ईसा हमारे साथ मौजूद है, एक और बड़ा आजमूदा सा टोटका हमें बताने जा रहे हैं। ये भी ऐसा है कि आप आराम से घर से वो चीज़ें किचन से, अदरक का मैंने एक टुकड़ा लिया, ओके, आप इतना थम इतना पीस लेकर इसको चॉप करके 1 गिलास पानी में डालेंगे। पुदीना आपके घर में है 10-12 पत्तियां वो डालेंगे, ओके, और ½ टी स्पून इसमें आपने दालचीनी डालना है, पाउडर, ओके, साबित डाल सकते हैं। अच्छा, इसको पकाना है, इसको इतना पकाना है 1 गिलास को कि आधा गिलास रह जाए। ठीक, उसके बाद आप इसमें लेमन डाल सकते हैं, ओके, यानी पकाते हुए लेमन ना डालें। बाकी ये तीनों चीज़ों को पकाएं, जब हाफ रह जाए तो इसमें थोड़ा सा लेमन डालें, और उसके बाद सुबह शाम दिन में 2 दफ़ा। ये चिया सीड था जो मैं बता रहा था कि जो फीडिंग मदर हैं, खुदारा वो वेट अपना कोई दवाई लेकर कम ना करें। ये उनके लिए था, ये उनके लिए और है। जो आप बनाया ये वाला नहीं है उनके लिए? नहीं, ये भी नहीं, कोई और मतलब ये तो सबके लिए है, ठीक है, फीडिंग मदर के क्योंकि हम दवाई रिकमेंड नहीं करते, तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये वाला है। ये 15 साल की लड़की है या 100 साल की लड़की है, दोनों कर सकती है। 100 साल की लड़की। और एक चीज जो जबरदस्त है, 100 साल की वैसे डॉक्टर ईसा कौन सी लड़की होती है? देखिए मैं जब से पैदा हुआ आज तक 25 का हूँ, तो इसलिए बड़ी उम्र में किसी के कह नहीं सकते। ठीक है डॉक्टर ईसा, ये मुझे प्लीज बताइएगा, ये जो आप बता रहे हैं ये तो मुझे लग रहा है बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर बनेगा, और ये सिर्फ बेली को कम नहीं करेगा,
आपके यहाँ से लेकर पूरी लाइन को पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट साफ रखेगा। बहुत जबरदस्त। ज़ाहिर है इसमें हर चीज़ आपने जो इस्तेमाल किया उसका इंडिविजुअल उस पर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। एक्चुअली देखिए, हम यहाँ आकर लोगों को ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप 1 महीना ये करते हैं और आपका बेली थोड़ा भी कम होता है तो उतना ही हमारी मेडिसिन से हो रहा है, तो हमें 4000 दे रहे हैं तो घर में क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, वैसे ये आपको जो फायदा है वो आप करें। एक चीज है, लोग ये समझते हैं कि अच्छा कोई भी टोटका आजमाया फौरन से उसका जो है ना असर होना 2 घंटे में हो जाए, 2 घंटे में तो नहीं होगा। इसमें और भी चीजें ना, एक तो बॉडी टू बॉडी, दूसरा हार्मोनल इश्यूज हैं। बिल्कुल, हम उस पर आज डिटेल से बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात आपने पहले भी की। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है। ओके, वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है उसमें भी फर्क रखें। अच्छा, और किसी भी स्टोर से मिल जाता है। ठीक अब है। तो बाहर से आम आग। अच्छा, इसका तरीका ये है और ये आपके मीडिया में बहुत इस्तेमाल होता है। ओके, हाँ, करते हैं अपनी ब्यूटी के लिए। इसका बेहतरीन फायदा ये मल्टीपल है। ओके, मैं सिर्फ पेट के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप ग्रीन टी पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून सुबह शाम ग्रीन टी में डालें। अगर आप वो नहीं लेते हैं तो आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं ब्लैक, उसमें 1 टीस्पून सुबह शाम। और अगर वो भी नहीं है तो घर में जो चाय बनती है बगैर दूध के, जिसे हम कहवा कहेंगे सलेमान, वो दिन में पीना चाहें तो 1 चमची सुबह शाम। ये भी बेली को कम करता है और बालों की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा है और एंटी एजिंग है ये। जबरदस्त। फिर 100 साल की लड़की तो रहेगी ना, जाहिर है। डॉक्टर ईसा, लेकिन मुझे बताएं, आपने जो 3 चीजें बताई, वो चाहे ग्रीन टी है, वो कॉफी है, वो ब्लैक टी है, यानी दूध के बगैर ही चाय में ये डलेगा। दूध के बगैर। ठीक हो गया। चलें जी, वी हैव अ कॉलर विद अस। ओके, बिल्कुल। फाइक अब्बास हमारे साथ मौजूद है बुरेवाला से। फाइक, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है आपका और किससे सवाल है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। मेरा सवाल है हकीम रजा इलाही से। जी 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 हकीम साहब, मैं आपसे ये मतलब कंफर्म करना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है आजकल हमारी डाइट चल रही है और जो फूड्स वगैरह हैं हमारे, हम अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और स्पेशली जिंक को पूरा करने के लिए हमारी क्या डाइट प्लान होनी चाहिए जिससे हम जो है हेल्दी रहें हमेशा? एज क्या है आपकी? मेरी एज है 32 ईयर्स, 32 साल। अच्छा, अब मसला ये है कि आप 1-2 चीज़ें हैं जिनमें आप बआसानी आपको मिल जाएंगी। एक तो मोरिंगा बहुत आम है, जिसको सुहाजना भी कहा जाता है। सुहाजना के अंदर वो तमाम चीज़ें, वो तमाम हयातीन मौजूद हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और तमाम तरह की, जैसे कि बालों का मसला है, जिल्द का है, अपना हड्डियों का है, इन तमाम अलामतों के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो मोरिंगा आप ले लें 50 ग्राम, आप उसमें ले लें असगंध नागौरी, दोनों का सही तरह से पाउडर बना लें। इसको बच्चों को अगर देना हो तो इसमें ग्लूकोज पाउडर मिला लें आप 100 ग्राम। एक तरह का सप्लीमेंट बन जाएगा ये। 1 चाय का चम्मच इसका सुबह शाम लें, इंशाल्लाह पूरा एक हेल्थफुल टॉनिक है ये पूरा। ठीक है जी, ज़बरदस्त। एक और कॉलर है हमारे साथ, जावेद इकबाल साहब मियाँ चन्नू से। जावेद साहब, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल करना चाहेंगे और किससे? मुझसे नहीं करना। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने डॉक्टर मिल्की साहब से सवाल है कि मुझे ना 2 साल से तकलीफ है और शदीद गर्मी के मौसम में शुरू हुई थी। दोबारा से प्लीज जावेद साहब, दोबारा से सवाल दोहराइएगा। सर, मुझे ना 2 साल से तकलीफ है और जो तकलीफ है ना वो गर्मी के मौसम में स्टार्ट हुई थी। मतलब मुझे शुरू में ना पेशाब की तकलीफ थी, यूराइन की, और अपना ब्लैडर में दर्द होता था बहुत ज्यादा, और यूराइन की हाजत होती थी लेकिन बहुत कम आता था। अब भी वैसी हालत चल रही है, लेकिन रात को ना 9-10 बजे के बाद ना 3-4 दफा जो यूराइन है ना वो मुसलसल आता है और जिस्म हाथ पैर से ठंडे होते हैं और ज़बान जो है ना वो खुश्क होती है। अच्छा। और लेफ्ट साइड किडनीज एरिया में जो है ना पेन, और यूरिटर वेन जो है उसके एरिया में ना फुलावट हो जाती है और पेन। ठीक है, आपने प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड कराया है? प्रोस्टेट चेक कराया अपना? प्रोस्टेट का मतलब कि प्रोस्टेट चेक करवाया है? आपको ये तकलीफ़ है, यानी कि रात को यूरिनेशन बढ़ जाता है और रुक के आता है और पूरा दिन आपको तकलीफ़ रहती है, तो आपने किडनी और प्रोस्टेट का चेक करवाया है? मैंने किडनी सेंटर में चेक करवाया था, मुल्तान में है ना। आपकी उम्र क्या है? मेरी 32 साल। नहीं, आपको प्रोस्टेट का जो है एक मतलब उसका अल्ट्रासाउंड भी होता है और PSA टेस्ट भी होता है, वो आप ये दोनों करवा लें। अभी वक्ती तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो तो ये जो जी खाना खाने के बाद ना डिकार बहुत आते हैं, मैं वॉक करता हूँ ना तो डिकार बहुत आते हैं। क्या होता है? डिकार बहुत आते हैं, बर्ड्स बहुत आते हैं, बर्ड्स बहुत आते हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ।
बर्ड्स के लिए या डकारें जो बहुत आती हैं उसके लिए तो आप ऐसा करें, जिनसिंग टी ले लें। जिनसिंग टी बेहतरीन होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्ड्स आते हैं तो आप जो है जिनसिंग टी लेके उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो होम्योपैथिक में जिनसिंग मदर टिंक्चर में मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करें। अब आपका जो दूसरा मसला है, जैसे ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर बहुत आम है, इसी तरह मर्दों में भी प्रोस्टेट का मसला बहुत आम है और बहुत कॉमन है। तो जो है वैसे तो इसकी एज 40+ में कहते थे, लेकिन अभी क्योंकि ख़वातीन में भी एज की कोई लिमिट नहीं रही, तो आप जो है प्लीज़ जाके अपना प्रोस्टेट का चेकअप ज़रूर कराएं। साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि अब आपने क्या करना है। जो आपको इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, कुछ आपकी मदद हो सकती है। आपने लेना है भुट्टे के बाल, जैसे भुट्टा कहते हैं, छल्ली कहते हैं, सिट्टा भी कहते हैं, कॉर्न जो है उसके अलग से जो बाल निकले हुए होते हैं वो लेना है, और काला ज़ीरा लेना है, और इसके साथ सुमलो बूटी लेना है। 3 चीज़ें मैं बता रही हूँ, सुमलो बूटी, काला ज़ीरा और भुट्टे के बाल। इन तीनों को आपने 1-1 चम्मच लिया, 1.5 लीटर पानी लिया, उसमें आपने उबाल लिया। ठीक है, ये जो 1.5 लीटर पानी है ये आधा लीटर रह जाए तो इसको आप छान लें। छानने के बाद आप इसमें दोबारा जो आपने पानी खुश्क किया है वो दोबारा पानी मिला लें। पूरा दिन ये पानी पीते रहें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इससे आपको फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट करवा के अगर आप बताएंगे तो पूरी तरीके से आपकी मदद हो सकती है। ठीक, डॉक्टर बिल्किस, क्योंकि आप यहाँ पर आ चुके हैं, हम चाह रहे थे कि हमने गुज़श्ता रोज़ भी बात की थी ग्लैंड्स से मुतालिक हार्मोन्स, यस, उनकी सेक्रीशन और उसके अलावा इम्बैलेंस ऑफ दिस, तो क्या क्या किया जाए इन किचन? सबसे पहले किचन टिप जो है वो अगर हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए है तो वो अदरक है। ओके, सही है, क्योंकि अदरक क्या करता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है। तो आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए सबसे बेस्ट है अदरक का कहवा बना के पिए। चाहे आप ग्रीन टी में डाल के पीना चाहें, चाहे आप ब्लैक टी बना के पीना चाहें, बट लेकिन मिल्क नहीं होना चाहिए। सही। और शुगर, वाइट शुगर नहीं होना चाहिए, ब्राउन शुगर। तो इससे जो है आप हार्मोन्स को बैलेंस रखने में, मेंटेनेंस में आपकी मदद कर सकती है। दूसरी टिप है वो भी किचन से है, वो है लहसुन। लहसुन, मगर देसी लहसुन जो है उसको भी आपने क्या करना है, सिर्फ 1 जवा लहसुन लेकर चॉप करना है, शहद में मिक्स करना है। और अगर आप कोई अद्वियात नहीं लेते सुबह, तो फिर आपने वो लहसुन जो है शहद वाला लेना है। मगर कौन लोग नहीं लेंगे, याद रखिएगा, जिनको अल्सर है, जिनको मैदे की तकलीफ है, जिनको भूख का दर्द होता है, जैसे ही भूख लगती है दर्द शदीद बढ़ता है, वो दर्द आगे से पीछे जाता है, तो ये खाली पेट वो नहीं ले सकते। हालांकि यही लहसुन उनको सही करने में मदद फराहम करेगा, लेकिन खाली पेट नहीं लेना, वो आधे जवे से स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। सही। अब कुछ आप में बना के बता रही हैं? बिल्कुल मैं बता रही हूँ। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ है ज़ीरा। ज़ीरा, सौंठ और दालचीनी, ये तीनों चीज़ें भी अगर आप पीस कर रख लें, और आप चाहते हैं कि ये मैं दोनों के लिए बता रही, मेल फीमेल दोनों के लिए बता रही। ये जनरली आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखता है इन ब्लड स्ट्रीम? जी, मगर जिनको अगेन जो चीज़ें हार्मोन्स को बैलेंस रखता है, तो हमारे यहाँ जो है ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसमें भी याद रखिएगा कि आपको सफ़ेद ज़ीरा नहीं खाना, आपको मेथी दाना नहीं खाना, आपको भुट्टे नहीं खाना। ये चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग होती है, और ख़वातीन, और आपको अलसी नहीं खाना। दूसरे लोग खा सकते हैं, मगर आप देखें जब आपको बीमारी होती है तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि ये पूरा महीना इसी का है, तो मैंने कहा अवेयरनेस दे दो। बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि क्या होता है, जो हार्मोन्स बनाने वाली चीज़ें हैं तो वो जो है आपने नहीं खाना है, क्योंकि इसमें कुदरती हार्मोन्स तो पाए जाते हैं ना। तो हम ये कहते हैं ग़िज़ा से कुछ नहीं होता, तो ग़िज़ा ही तो आपका इलाज होता है। तो प्लीज़ जिनको अगर ये है और वो ट्रीटमेंट पे है, तो आपने कोकोनट ऑयल भी नहीं लेना। ये सारी चीज़ें जो हार्मोन्स के लिए अच्छी है वो उनको नहीं लेना। मगर दूसरे लोग जो चाहते हैं कि उनके हार्मोन्स हमेशा सही रहे, और मतलब कि जैसे मेनोपॉज में ना जाए, तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना है, बहुत आसान है। आपने लेना है काला ज़ीरा, यहाँ पे सौंठ पाउडर है, ये सारे हम वज़न आप ले लें। ठीक है, और आपने लेना है दालचीनी। ये तीनों चीज़ें हम वज़न से मुराद है कि जैसे अगर आपने 50-50 ग्राम लिया तो ये सारे 50-50 ग्राम। इसमें 2 चीज़ें और मिलाएंगे।
अच्छा, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये फर्टिलिटी बूस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पापा ये दालचीनी का पाउडर ही लेना या हम वो दूसरे भी जो साबुत आप लेके सब मिक्स करके पीस लें। इनके केस वो पाउडर पे ज्यादा बेहतर है, जो भी करना है आप वो कर लें, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 चीजें मिलानी है। इसमें मिलाना है अजगन नागोरी और इसमें सफेद मोसली, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों को आपने मिक्स करना है। ये भी आपने हम वज़न लेना है। ये 5 चीज़ें आपने हम वज़न ली, पीसा, पाउडर बनाया, आपका पाउडर तैयार हो गया। आप जो चाहते हैं कि जैसे इनफर्टिलिटी है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक। इनको पीस के पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद अब ये आपके एज और आपकी वेट के हिसाब से आपको लेना है। इसमें ये चीज़ें ज़्यादा, अब जैसे मेरी एज है 28, मैं मिसाल दे रही हूँ, मैं मिसाल दे रही हूँ, और मेरा वेट है 49, तो मैं फिर किस तरह से कर सकती हूँ? जी, ये वेट तो आपने सही बता दिया। हाँ, नहीं ये ऐसे अच्छा देखिए, वेट के हिसाब से 55 के नीचे जो है वो 1/4 टीस्पून तक लें। ओके। चाहे तो इसको माजून बनाने के लिए इसमें शहद मिलाकर भी रख सकते हैं, कोई वो नहीं कि आपकी मर्जी आप किस तरह करें। अब आपकी अगर आपका वेट 55 प्लस है तो वो 1/2 टीस्पून तक आप लें, और अगर 65 से ऊपर है तो फिर आपको 1 टीस्पून तक लेना है, और इससे अगर ऊपर है तो प्लीज अपना वेट कम करें। एज तो आप कम कर नहीं सकते, वेट कम करने के बाद आप ठीक है। डॉक्टर बिल्किस आप ये देखें, जनरली लड़कियां अपने वो छुपाती हैं, कम बताती हैं, उन्होंने ज्यादा बताई है। इतनी ज्यादा बताई है। और अदरक का इस्तेमाल मेल फीमेल जेंडर दोनों करें तो ये बहुत अच्छा होता है। अदरक का इस्तेमाल करें, लहसुन का इस्तेमाल करें, जो चीज़ें। और दूसरी बात है कि इनके साथ नेचुरोपैथी में मैं आपको बताऊं, जो मैं आसान कर देती हूँ, जो अल्लाह ने बनाई है सारी चीज़ें खाएं, जो इंसान ने बनाई है सब छोड़ दें। तो इससे आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि सब पूछते क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो फिर ये चीज़ें, अगर देखिए आपको थायराइड है तो हमारे यहाँ यही नहीं पता, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो आपको पता है आपको पत्तों वाली कोई चीज़ें नहीं खानी, आपको बंद गोभी भी नहीं खानी। और हम बंद गोभी का इस्तेमाल बेदरीग करते हैं कि हमारा वेट कम होगा। और थायराइड पेशेंट अगर बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको बजाय फ़ायदा देने के आपको नुकसान दे सकता है। डॉक्टर बिल्किस आपका गला थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बहुत खराब है। मैं इसके लिए खुद क्या टोटका कर रही हैं आप? मैं वो ऑन एयर नहीं बता सकती। क्यों? बताएं। ये देखिए, अच्छा जो टोटका खुद कर रहे हैं वो ऑन एयर बताने। डॉक्टर बिल्किस दैट्स वेरी बैड, प्लीज डू शेयर दैट। मुझे इजाजत दे दो तो मैं प्लीज डॉक्टर ऐसा बताइए, खुद टोटका कौन सा कर रही हैं? बता दें। बताएं। नहीं बता सकते। नहीं बताएं, ये तो आज हम पूछ के रहेंगे। टोटके बताने वाली खुद कौन सा टोटका कर रही हैं? जड़ी बूटी मुश्किल से मिली है भाई, बस मत पूछिए। प्लीज बताएं कि कौन सी जड़ी बूटी जो बहुत मुश्किल से मिली है? नहीं, वो मैंने क्या किया था, खसखस को उबाल के बहुत अच्छी तरीके से वो पिया था ताकि गला थोड़ा सेट हो जाए और आप ठीक। अच्छा, यानी ये इस शो के लिए आपने स्पेशली टोटका किया है, तो बता क्यों नहीं रही है? तो हमें कभी ऐसा करना पड़ जाएगा डॉक्टर बिल्किस? हाँ, अगर ऐसा हो कि बिल्कुल मतलब कि आपकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो और आप बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हो, गला बिल्कुल बंद हो, तो आप घर से 1 चम्मच खसखस लेके 2 ग्लास पानी में पहले तो उसको सोख करके रख दें। उसके बाद उसको इतना पकाएं कि वो 1 कप रह जाए, तो उसमें अदरक डालकर थोड़ा सा लौंग का पाउडर डाल के पी लीजिए। ये कोई जड़ी बूटी है जो कि इन्होंने छुपा ली है, बता नहीं रहे डॉक्टर ईसा? ऐसा है डॉक्टर साहब? कमाल है बिल्किस बाजी। कोई बात है जो छुपाई जा रही है, जिसकी पर्दादारी है। हम ब्रेक में आगे चलकर पूछने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है। डू वी हैव अ कॉलर विद अस? सदफ कराची से है। सदफ, गुड मॉर्निंग, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं डॉक्टर ईसा से ये पूछना चाहूंगी कि मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है एंड डैंड्रफ बहुत ज्यादा है हेयर से। आपकी एज क्या है? मेरी 35। और पानी का इंटेक मेरी बहन अच्छा रखा होगा, 10-12 गिलास तो हो जाते होंगे। नहीं, इतना ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, आप पानी जरूर पिए। देखें, अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से बनाया है, ज़मीन को जब भी पानी कम मिलेगा फसलें तो ख़राब होंगी। तो आप क्या करें, 2 चीज़ें बता रहा हूँ, डैंड्रफ के लिए भी, हेयर फॉल के लिए भी। 2 हिस्सा नीम का ऑयल ले लें और 1 हिस्सा जो है मस्टर्ड ऑयल ले लें। यानी कि 2 हिस्सा नीम, 1 हिस्सा मस्टर्ड, दोनों को मिक्स करके रख लें। और आप चाहें तो 2 घंटे लगा कर रख कर धो लें, या फिर आप इसको ओवरनाइट रख कर धो सकती हैं। तो ये हेयर फॉल के लिए कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और अल्लाह ताला ने चाहा तो ये 1 बोतल हेयर फॉल के लिए काफ़ी है। फिर जब रीग्रोथ पे बात होगी तो फिर कुछ उसके लिए और बताएंगे।
सही, ठीक है। तो ये तो सदफ के सवाल का जवाब मिल गया। फाइजा हमारे साथ है लाहौर से। फाइजा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है और किससे सवाल है? मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी थी। जी करें। जी फाइजा। जी ये डॉक्टर ईसा से बात करनी थी। जी मैं सुन रहा हूँ फाइजा, बताइए। जी मेरी ना 7 साल की बेटी है और उसको ना फंगस प्रॉब्लम है। उसके ना अपर बॉडी पे ना पहले स्पॉट थे, यानी कि कोरोना में ना ग्रीन कलर के ना 1 से 2 हुए। अब उसकी अपर बॉडी पे ना वो फैलता जा रहा है। अच्छा बेटा ये बताएं कि वो बहुत ज्यादा खुजाती तो नहीं है? नहीं खुजाती नहीं है, उसको ईचिंग में बिल्कुल भी नहीं है। और सेकंड उसके ना डैंड्रफ बहुत ज्यादा रहता है, ड्राइनेस बहुत है उसे। बॉडी पे डैंड्रफ रहता है? नहीं बॉडी पे डैंड्रफ नहीं है, सिर्फ बालों में है। ठीक हो, बल्कि उसकी वजह से मैंने उसकी टिंड भी करवाई, लेकिन वो फिर भी दोबारा फिर हो गई है। ठीक, कोई मसला नहीं। अच्छा फंगस के लिए जो है आपने क्या करना है, और आसानी से आपको शायद मिल जाएगा अपने इलाके में भी, थोड़े से समझ गए हैं कि उसको सर ग्रीन कलर की स्पॉटिंग है। मैंने उसको डॉक्टर हॉस्पिटल चेक करवाया था तो उन्होंने फंगस ही उसको रेकमेंड किया कि इसको ये प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं। आपने जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो बच्चे बड़े डैंड्रफ के लिए बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, हेयर फॉल में कर सकते हैं, यानी कि नीम और मस्टर्ड का ऑयल, ये दोनों बेहतरीन अल्लाह की नेमतें हैं। 1 मिनट सर, नीम बेटा 2 हिस्सा और 1 हिस्सा मस्टर्ड, यानी कि सरसों का तेल 1 हिस्सा होना चाहिए और नीम का 2 हिस्सा होना चाहिए। बच्चे बड़े सब, ये डैंड्रफ और हेयर फॉल दोनों के लिए अच्छा है। और जहाँ तक फंगस का ताल्लुक है, उसमें देखें आपने कोशिश ये करनी है कि अपने इलाके से 2 चीज़ें ले लें। एक तो सना के पत्ते आप मंगा लें, उसके बाद आपने थोड़ा सा ये जो नीम के पत्ते अगर ड्राई अमूमन लोग घरों में रखते हैं वो भी आप मंगा लें। 2 चीज़ें याद रखिएगा। अब इन दोनों चीज़ों को पहले तो हम वज़न करके पाउडर बना लें। बच्ची छोटी है, कड़वा ज़्यादा होगा, खा नहीं सकेगी, तो कोशिश करें थोड़ा सा इसमें आप हनी ऐड करके थोड़ी चुटकी सुबह शाम इसको दे दें। और बाहर का जो पोजीशन होगी उसके लिए आपको किसी डॉक्टर को वहाँ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि मैं उसको क्या क्रीम रिकमेंड कर सकूँगा। वो सिचुएशन के ऊपर होगा। अंदर से इसको डिटॉक्स करना ज़रूरी है, नहीं तो फंगस, एक्जिमा, सोराइसिस ये हैं ब्लड की बीमारियाँ, ख़त्म नहीं होती आसानी के साथ। तो ये खिलाएं ज़रूर ताकि उसका ब्लड प्योरीफाई हो। बाकी लगाने के लिए फिर किसी को वहाँ नज़दीक दिखा के या मुझे कोई मोबाइल पे उसकी पिक्चर्स निकाल के भेज दें ताकि मैं देख सकूँ मेरा बच्चा। ठीक, अब चूंकि हम एक और टोटके की तरफ बढ़े और महक का सवाल, अब उसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि सीजनल हेयर फॉल हो तो क्या करना है, अदरवाइज हो तो क्या करें। अच्छा सीजनल तो तकरीबन होता है। ठीक है। परिंदों के पंख भी झड़ते हैं और ये एक ग्रोथ का सिलसिला है, नशोनुमा का सिलसिला है, वो इर्तिकाई तौर पे चलता रहता है। बालों का गिरना, झड़ना, फिर से आना, ये ठीक है। दिसंबर में अमूमन बाल गिरते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बाल बेहतर हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि बाज़ ख़वातीन को ज़चगी के दौरान बाल गिरते हैं। बाज़ बच्चे हैं, बाज़ बड़े लोग हैं जिनको टाइफाइड बुखार होता है, उसमें भी बाल गिरते हैं। ये भी तबाही होती है, ये वीकनेस की वजह से होते हैं। तो इसमें मल्टीविटामिन या टॉनिक वगैरह खाने से वो रिकवर हो जाते हैं। मुद्दा है कि गंजपन जो है ना, एक चीज़ जहन में रखें कि 18 साल से लेकर 30 साल तक अगर आपने अपने बाल बचा लिए इस एज में तो ताहयात आप दमे मर्ग जो है आपके बाल सलामत रहेंगे, आप गंजे नहीं जाएंगे। 18 से मैं तो 30 से निकल गया हूँ वैसे। हाँ तो फिर आपके नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। ये असली है तो असली। हाँ बिल्कुल। अच्छा दूसरा ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो चीज़ें ऑयलें जो हैं वो लगाए जाते हैं। हाँ। शैम्पू इस्तेमाल किए जाते हैं। खाने के लिए कुछ ना कुछ जो है उसका होना ज़रूरी है। ख़ुसूसन अलसी आप ले लें, अलसी को आप हल्का सा भून के पीस लें। सर्दी के मौसम में अगर आप अलसी खाते हैं तो इससे 2 चीज़ें बड़ी मजबूत होती हैं। एक तो आपके बाल मजबूत होते हैं, दूसरा आपकी कमर जो है वो झुकती नहीं है, उसमें ताकत रहती है। ख़वातीन के लिए ये ख़ुसूसन अलसी की पिन्नियाँ भी बनती हैं। अलसी को भून के उसका आटा बना के फिर उसमें एक सूजी की नुमा जो है उसको भून के चीनी वगैरह मिला के उसमें गुड़ मिला के उसकी पिन्नी बनती है। या वैसे भी आप अलसी जो है सुबह शाम खाएं, उससे बालों को बहुत ताकत मिलेगी। अब एक चीज़ है जो कि मैं बता रहा हूँ गंजपन के लिए, जिनको गंजपन हो चुका है या हो रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है, तो हमने सबसे पहले लेना है तिल का तेल। ठीक है, तिल का तेल हमने ले लिया तकरीबन 100 ml। ठीक है, और इसमें एक बाज़ार से चीज़ मिलेगी आपको विटामिन ई ऑयल।
अगर मिल जाता है विटामिन ई ऑयल तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो कार्ड लीवर ऑयल के नाम से ऑयल मिल जाएगा। ठीक है, वो भी नहीं मिले तो मछली का ऑयल ले लें। ठीक है, कुछ ना मिले तो घर का तेल डाल ये विटामिन ई के कैप्सूल भी मिलते हैं। यस, ना वो भी आप यूज कर सकते हैं। ओके ओके। तो ये हमने देखे, ये गाढ़ा होता है तेल। ठीक, ये कितना लिया? ये हमने लिया 30 ml। ओके। अच्छा, ये इसको हमने इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते रहना है। ये सीरम की शक्ल में आ जाएगा, ये देखेंगे ना आप, ये सीरम बनता जाएगा। और ये हमने 30 ml इसमें डाला, इसके साथ हम डालेंगे इसमें 30 ml कैस्टर ऑयल। ठीक है, और इससे ये होगा कि आपके जो सर के ऊपर की सतह है जहाँ मसाम बंद हो चुके हैं वो खुलना शुरू होंगे और बालों के गदूदों को ताकत मिलना शुरू होगी, जिससे दोबारा से बाल आने के अगर इम्कानात हैं। ये आपने अगर का लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल किया। हाँ, क्योंकि नॉर्मली अगर इम्कानात हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। आप रोक तो सकते हैं हेयर फॉल को, लेकिन दोबारा से बालों का आना ही बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर इम्कानात हैं ये क्या है? तो वो ज़रूर आएंगे। ये अलसी का ऑयल, अलसी का ऑयल। ठीक है, ये हमने लेना है इसमें 100 ml। ओके, ठीक है। कैस्टर ऑयल हमने लिया 30 ml। रज़ा साहब, इससे ये कैसे मालूम होता है कि इम्कानात हैं कि बाल आ जाएंगे वापस? असल में जो मोरोसी गंजपन है, जी, जैसे ननियाल में, ददियाल में, चाचा तो फिर में इम्कानात नहीं है। इम्कानात नहीं है, बस ये हो सकता है आप उसको डिले कर सकते हैं। फिर इम्कानात मादूम है, मादूम है, रोशन नहीं है, उसको डिले कर सकते हैं। रोक नहीं सकते आप, डिले हो सकता है वो। एक और भी आसान तरीका है, अगर आप हाथ लगाएं सर पे, अगर आपको रुआं टच हो रहा है तो इसका मतलब जमीन पर अभी रूट मौजूद हैं। अगर चिकनाई है तो जमीन ने अपना मुंह ही बंद कर लिया, कोई नहीं निकाला ये ट्रांसप्लांट के बगैर। यस। अच्छा, दूसरा ये है कि इसको आप जब लगाना शुरू करेंगे, जैसे कि आपने इसको असल में कार्टन के साथ लगाना है। ठीक है। और ये हल्के हल्के मसाज करना है। ठीक है, ठीक है। अपने सर पे मालिश करनी है, हल्के हल्के करनी है। ठीक है। इससे ये होगा कि नहीं तो क्या अगर बेगम के सर के मालिश कर देंगे तो सवाब का सवाब और काम का काम। बेगबात की निस्बत जो है ना वो दोनों चीजें। हाँ, गंजपन की बात कर रहे हैं ना। नहीं तो अक्सर खवातीन के साथ भी तो ये मसला रहता है ना। हाँ। अच्छा, हेयर फॉल के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये तो इंशाल्लाह आप 5-7 दिन इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ अलसी का पाउडर लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 5-7 दिन में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। 5-7 दिन में? 5-7 दिन में, लेकिन अलसी का पाउडर साथ में जरूर इस्तेमाल। ठीक, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, गुलाम रसूल साहब है जाम शुरू से, उनसे बात करते हैं। गुलाम रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। मुझे हकीम रजा साहब के सामने एक गुजारिश अर्ज रखनी थी कि मेरी बेगम को है यूरिक एसिड की तकलीफ, तो पिछले कोई 10 बरस से वो तकलीफ है। तो हम बोन केयर हैदराबाद से इलाज तो करवाते हैं, लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। तो उसके लिए अगर कोई टोटका हो या कोई ऐसी हिदायत हो तो हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बहुत तकलीफ में होती हैं, उसके जो पाँव है उसकी हड्डियां वो काम नहीं करती, कभी हाथों की हड्डियों में मसला हो जाता है। एज क्या है उनकी? तो इस सिलसिले में गुजारिश हकीम साहब को ये थी कि हमें रहनुमाई फरमाएं कि ऐसा क्या इलाज करें सर, एज जो क्या है? उनकी ये तकलीफ हो। जी जी। अच्छा ठीक है, मैं एज पूछ रहा था, लेकिन ये है कि यूरिक एसिड अगर बड़ा हो तो गोश्त आपने बंद कर देना है, हर तरह की अंडा इस्तेमाल नहीं करना, गोश्त बंद कर देना है। ख़ुसूसन आप इस तरह की सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें जिनमें जैसा कि फ़र्ज़ करें मूली बहुत अच्छी है, कद्दू है, टींडा है, तुरई है, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें। फलों जिनके अंदर बड़े बीज हैं। और एज आप सॉरी पूछते हैं 45 ईयर्स ओल्ड। 45 ईयर। तो दूसरी बात ये कि जब इनसे परहेज़ करेंगे आप, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ आपने करना ये है कि आप लेनी है दाल कुलत्थी, हैदराबाद से मिल जाती है। दाल कुलत्थी आप ले लें 100 ग्राम, राई दाना ले लें 100 ग्राम, और इसके साथ कबाब चीनी ले लें 100 ग्राम। तीनों को अच्छी तरह से पीस लें, पीस के बारीक करके रख लें। 1 चाय का चम्मच इनको सुबह शाम दिया करें। और जब देखें यूरिक एसिड बेहतर हो गया, जिस्म सुन होना इनका कम हो गया। यूरिक एसिड की बड़ी जो अलामत है वो ये होती है कि सुबह जब आप सो के उठते तो आपके पैर में, एड़ी में शदीद किस्म का दर्द होता है, या हाथ आप जब इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं या चलने में आपको दिक्कत पैदा होती है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद वो फिर ठीक हो जाती है। सही, ठीक। तो ये इस्तेमाल करें। इसके साथ ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना, जैसा कि सोडा, लस्सी, रायता, चटनी, टमाटर, इन चीज़ों से आप बचें। मसूर की लाल दाल, हाँ, इन चीज़ों से बचेगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। आप ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, ये दालों में जो रेड जो दालें होती हैं, या जैसे लोबिया रेड होता है,
वो भी नहीं खाना चाहिए। बाकी तो हकीम साहब ने ज़बरदस्त बताया। प्रोटीन का कोई सोर्स नहीं, पालक भी नहीं खाए कि ऑक्जिलेट होता है उसमें। नींबू पानी ज़्यादा कर दें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, हल्दी वाली चाय जो है वो भी पीना शुरू कर दें ताकि आपके क्रिस्टल पार्टिकल्स डिज़ोल्व हों। और ख़ासकर रात को जो है आपने गंदम की रोटी भी नहीं खानी, बाजरे की रोटी खानी है। थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें से अच्छा देखिए, मजे की बात ये बता रहा हूँ कि इसमें अल्लाह के हुक्म से कुछ भी नहीं मिले तो किचन में चली जाएं, आलू का टुकड़ा लें और मुंह में डालें, चबाकर पानी पी लें और गुदा फेंक दें। 1 महीने के बाद यूरिक एसिड गया। ये तो आपने इतना क्विक बता दिया डॉक्टर ईसा। आलू का टुकड़ा सर मैं किचन में भेजता हूं। एक और चीज़ है, वो ये है कि ग़िज़ाई एक होता है इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल ग़िज़ा यानी ग़िज़ाई इलाज बग़ैर दवा के। उसमें यह है कि अगर यूरिया क्रेटिनिन हो, यूरिक एसिड हो, इसके अलावा गुर्दे का कोई भी मसला हो, इसमें आपने करना क्या, सिर्फ और सिर्फ जौ खाना है। बस सिर्फ और सिर्फ दिन में 3 बार आपने जो पेट भर के खाना। आसान और आजमूदा टोटके हैं। अब जरूर ट्राई कीजिए, सारी चीजें जरूर ट्राई कीजिए, फिर हमें फीडबैक दीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे पैनलिस्ट का। वक्त हो गया खत्म, मुलाकात करेंगे कल। बाहर निकलें तो मास्क पहनकर जरूर जाएं, एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।